बाबा साहब की दारी के सबसे बड़े आलिम और बुजुर्ग के सामने वो इतराज़ नहीं कर सकती थी। मैंने लैला को दिलासा देना चाहा। वो बोली, रहने दें अपनी मोहब्बत और तसल्लियाँ, मुझे थोड़ी देर तन्हा रहने दें। वो उठकर दूसरे कमरे में गई, वहां दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। बिस्तर पर आकर गिर पड़ी। सुल्ताना दिमाग में थी। वो कहने लगी, हौसला न हारो, हिम्मत से काम लो, अभी तो सिर्फ निकाह पढ़ाया जा रहा है। निकाह के बाद क्या रह जाएगा? बहुत कुछ रहेगा। सोनिया कभी इज़्दिवाजी जिंदगी नहीं गुजार सकेगी। क्यों नहीं गुजार सकेगी? अगर पारस अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा तो सोनिया इज़्दिवाजी जिंदगी नहीं गुजारेगी। सोनिया की जुबान की सच्चाई को हम सब मानते हैं। शर्त पूरी नहीं होगी। मरीना पारस से शादी नहीं करेगी तो सोनिया भी फरहाद की जिंदगी में नहीं आएगी। उसके पास आइंदा नस्ल को दिखाने के लिए सिर्फ एक निकाहनामा होगा। फरहाद भाई तो तुम्हारे ही रहेंगे। सुल्ताना, तुम मुझे आसरा दे रही हो, मेरे दिल को तसल्ली हो रही है। मेरे मशवरों पर अमल करो तो तुम्हारी जिंदगी में शौकत नहीं आएगी। तुम क्या चाहती हो? देखो लैला, तुम्हारी शौहर परस्ती से डर लगता है। मैं जो तदबीर बता रही हूँ उसका जिक्र तुमने फरहाद भाई से किया तो फिर सारी जिंदगी रोती रहोगी। मैं अपने शौहर से जिक्र नहीं करूंगी। वो तदबीर क्या है? हम बहनें मिलकर पारस को उसके मकसद में नाकाम बनाएंगी। मरीना को उससे दूर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तुम्हारी बात दिल को लगती है। ना मरीना पारस की तरफ ज्यादा झुकेगी, ना शादी होगी, और ना ही सिस्टर मेरे शौहर की जिंदगी में आएंगी। बात तो तुम्हारी समझ में आ गई है, मगर मैं फिर समझा देती हूँ, इस मामले में शौहर पर भरोसा न करना। मैं भरोसा नहीं करूंगी। मगर सुल्ताना, तुम्हारे बहनोई मुझे दिलो जान से चाहती हैं। ये चाहत उसी वक्त तक है जब तक कि कोई नई ना आए। इस बात पर गौर करो कि दुनिया की कोई औरत सोनिया से ज्यादा हसीन इसलिए नहीं होगी कि उसने फरहाद भाई की दुल्हन बनते बनते शादी से इनकार कर दिया था। जो औरत अरूसी जोड़ा पहनकर मर्द के हाथ ना आए वो अनमोल, अछूती और नायाब हो जाती है। मर्द उसकी दूरी बर्दाश्त करता है मगर अंदर ही अंदर उसके लिए मचलता है, उसकी कमी पूरी करने के लिए। तुम्हारी जैसी बीवी से बहलना चाहता है, लेकिन वो नायाब हीरा नायाब ही रहता है। अब ऐसे में वो अचानक दुल्हन बनकर आ जाए तो तुम्हारी क्या अहमियत रहेगी? लैला ये सच्ची और खरी बातें सुन रही थी। उसका दिल डूब रहा था। इसमें शुबा नहीं था कि सुहागन का जोड़ा पहनकर शादी से इनकार करने वाली औरत बरसों बाद फिर सुहागन बनकर आए तो फिर उसके सामने किसी का चिराग नहीं जलता। सुल्ताना ने कहा, परेशान होना छोड़ दो। अब से ठीक 2 घंटे बाद सलमान सो जाएंगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। कोशिश करो फरहाद भाई भी सो जाएं, फिर मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि पारस मरीना के लिए चकराता फिरेगा मगर उसे हासिल नहीं कर सकेगा। इसमें शुबा नहीं कि दोनों बहनें ज़हीन थीं, लेकिन अपनी जहानत को चालाकी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती थीं। उनका ख्याल था चालाकी दूसरों को नुकसान और खुद को फ़ायदा पहुंचाती है। नेकी और शराफत उनकी गुट्ठी में पड़ी हुई थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन आज वो मजबूर हो गई थी। वह जहन्नुम की आग बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन एक शौकन को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 2 घंटे बाद सलमान अपने वक्त के मुताबिक सो गया। मैं लैला के बगैर सोना नहीं चाहता था। उसके दरवाजे पर दस्तक देकर बोला, गुस्सा थूक दो, बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज़ आई, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। कल सुबह आपका निकाह पढ़ाया जाएगा। जब नई दुल्हन आ रही है तो मेरी क्या ज़रूरत है? नई दुल्हन नहीं आएगी, सिर्फ निकाह पढ़ाया जाएगा। गोया मैं फाजल पुर्जा हूँ। जब तक नई नहीं आएगी इस पुर्जे को इस्तेमाल किया जाता रहेगा। प्लीज़ ऐसी बेतुकी बातें ना करो। मैं उसके दिमाग में गया। उसने सांस रोक ली। मैंने कई बार कोशिशें की मगर उसने मुझे दिमाग में आने नहीं दिया। मैंने दरवाजे के और करीब होकर कहा, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता मगर तुम दूर कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। जब चाहो दरवाज़ा खोलकर चली आना। मैं हरगिज़ नहीं आऊँगी। आप जाएं और नई दुल्हन के ख्वाब देखते देखते सुबह कर दें। मैं मजबूरन दूसरे बेडरूम में आ गया। उधर सुल्ताना अपनी बहन के दिमाग में आकर कह रही थी, अच्छा है, ज़रा दिल मजबूत करो। फरहाद भाई को तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। सुल्ताना, वो नाराज़ होकर फिर गलत राह पर पड़ जाएंगे। नाराज़ होने दो मगर गलत राह पर जाने ना दो। कड़ी नज़र रखो। औरत की कमज़ोरी मर्द को शेर बना देती है। तुम्हें कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। तुम मुझे कोई तदबीर बताना चाहती थी? हाँ, मैं सोचती हूँ अगर हम किसी तरह मनीना से दोस्ती कर लें और दोस्ती की आड़ में उसे पारस से दूर रखें तो तुम्हारा काम बनता रहेगा। वह मरहला कभी नहीं आएगा कि मरीना उसे शादी करने की हद तक मुतासिर हो सके। फिर यह कि वो इस्लाम कभी कबूल नहीं करेगी। मगर सुल्ताना, यह तो गुनाह है। अगर वो इस्लाम कबूल करना चाहे तो क्या हम उसे रोकेंगे? हरगिज़ नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ वो फौलादी इरादों की मालिक है, अपना मजहब तब्दील नहीं करेगी। जब ये यकीन है तो हमें मुतमईन रहना चाहिए कि ना वो मुसलमान बहू बनेगी, ना सोनिया दुल्हन बनकर मेरे शौहर के पास आएगी। लैला, इसके बावजूद हमें मुतमईन नहीं होना चाहिए। मोहब्बत में औरत दुनिया छोड़ देती है, मज़हब क्या चीज़ है। हमारी कोशिश ये होगी कि उसकी मोहब्बत नफ़रत में बदलती जाए। वो कैसे? मैं कोशिश करती हूँ, रफ्ता रफ्ता कामयाबी होगी। अभी मैं मरीना को मुखातिब करती हूँ, वो मुझे अपने अंदर आने नहीं देगी। जब वो मेरे दिमाग में आएगी तो तुम खामोशी से मेरे चोर ख्यालात पढ़ने से उसे रोकती रहना। उसने मरीना की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लिया। फिर उसके दिमाग में पहुंची। उसने सांस रोक ली। दूसरी बार उसने कहा, सांस ना रोको।
मेरी आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर मेरे पास आओ, तुम्हारे फ़ायदे की बात करूंगी। सुल्ताना अपनी जगह वापस आई। मरीना ने उसके दिमाग में पहुंचकर पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारे लिए गैबी मदद हूं, अपना तारुफ कराओ। सुल्ताना ने कहा, तुमने इब्तदा से आज तक जितनी कामयाबियां हासिल की हैं उन कामयाबियों की वजह महज जहानत नहीं है, मुकद्दर का साथ और गैबी इमदाद भी है। गैबी इमदाद का कोई नाम नहीं होता, कोई तारुफ नहीं होता। मैं चुपचाप तुम्हारी मदद करती रही और तुम्हें कभी खबर ना हुई। इसके एवज मैंने तुमसे कुछ नहीं चाहा, आइंदा भी कुछ नहीं चाहूंगी। यही मेरा तारुफ समझ लो। मरीना ने कहा, कमाल है, जब आज तक खामोशी से मेरे काम आ रही थी तो आज किस खुशी में बोल रही हो? तुम तंज कर रही हो क्या? मैं तुम्हारी एक तबाही पर वाकई खुशी मनाऊं? सॉरी, मेरे मुंह से तंजिया बात निकल गई। क्या तुम बता सकती हो कि तुम कौन कौन से अहम मरहले पर मेरे काम आती रही हो? सुल्ताना ने कहा, याद करो जब पहली बार पारस तुम्हारी कार की पिछली सीट से नमूदार हुआ था और तुम कमाल जहानत से सलमान वास्ती की मातियत बनकर उससे निजात हासिल करना चाहती थी। उस वक्त मैं वहां मौजूद थी। मरीना ने पूछा, मैं और पारस सांस रोक लेते हैं, फिर तुम कैसे मौजूद थी? वो बोली, पारस मुझे जो के लहजे में महसूस कर रहा था। तुम महज अपनी जहानत से नहीं, मेरी चालाकी से बच गई थी। मैंने जो बनकर पारस से कहा था, फौरन आओ, मैंने शिल्पा को ट्रैप किया है, वो मेरी रिहाइशगाह में है। ये सुनते ही उसने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। मरीना ने कहा, अगर तुमने वाकई ऐसा किया था तो मुझ पर तुम्हारा एहसान है, लेकिन मेरी बात का बुरा ना मानना। पुराने कारनामों में कोई भी अपना नाम जोड़ लेता है और उस कारनामे की दाद खुद थोड़ी सी वसूल करता है। कोई ऐसी बात बताओ जिससे सुनकर मैं तुम्हारी बेलौस दोस्ती की कायल हो जाऊं। सुल्ताना ने कहा, तो गौर से सुनो। तुमने वाशिंगटन में जिस शख्स को आलाकार बना रखा है, उस आलाकार को पारस अच्छी तरह जानता है। क्या पारस वाशिंगटन में है? नहीं, लंदन में है। पारस का एक ख्याल ख्वानी करने वाला उस वक्त भी तुम्हारे आलाकार की निगरानी कर रहा था जब तुम जेरी और बारबरा को अपने तारीख कैद खाने में पहुंचा रही थी। मरीना ने शदीद हैरानी से पूछा, कौन हो तुम? मेरे तारीख कैद खाने के मुतल्लिक कैसे जानती हो? सुल्ताना ने कहा, ज्यादा ना उछलो। जब तक मैं तुम्हारी पुश्त पर हूं कोई तुम्हारे वाशिंगटन और लंदन के कैद खाने का सुराग नहीं लगा सकेगा। मेरी बेलौस दोस्ती का यह सबूत है कि ना आज तक कोई दुश्मन तुम्हारे तारीख कैद खाने में पहुंचा है, न मेरे जीते जी कभी पहुंचेगा। मेरी अजनबी दोस्त, तुमने मुझे हैरान और परेशान कर दिया है। जरा एक मिनट ठहरो, मैं कैदियों की खैरियत मालूम करके आती हूँ। वह थोड़ी देर के लिए गई और फिर खुश होकर बोली, मैं तुम्हारी दोस्ती पर फख्र करती हूँ। मेरे तीनों कैदी महफूज हैं। मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझ पर फख्र करो और मेरी अकीदतमंद बन जाओ। मैं अभी जाऊंगी तो फिर पता नहीं कब आऊंगी। तो मैं सिर्फ एक अक्ल की बात समझाने आई हूँ। मैं तुम्हारी हर बात पर अमल करूंगी। वो बात क्या है? यह कि पारस से दूर रहो, अपने बदन पर उसका साया न पड़ने दो। वह आज किसी वक्त लंदन से रवाना होगा और वाशिंगटन पहुंचेगा, क्योंकि मैंने पारस के टेलीपैथी जानने वाले को गुमराह किया था। उसे तुम्हारे तारीख कैद खाने तक पहुंचने नहीं दिया। वह तुम्हारे खुफिया अड्डे का सुराग लगाने खुद आ रहा है। अपने ज़हीन मातियतों को अलर्ट रहने के लिए कह दो। अब मेरे दिमाग से जाओ। मरीना ने कहा, प्लीज़ सांस ना रोकना। मुझे इतना बता दो, पारस से किस तरह निमटना चाहिए? मरीना, मैं तुमसे कह चुकी हूँ, पारस से दूर रहो। उससे निमटने की क्या ज़रूरत है? सीधी सी बात है, तुमने अपने जिस आलाकार के जरिए अपने शिकार को तारीख कैद खाने में भिजवाया है, उस आलाकार को वाशिंगटन से कहीं दूर भगा दो। फिर पारस को सुराग हासिल करने का कोई जरिया नहीं मिलेगा। तुमने बहुत दानिशमंदाना मशवरा दिया है। अगर मुझे दानिशमंद दोस्त समझती हो तो पारस को हरफे गलत की तरह अपने दिल और दिमाग से मिटा दो। अच्छा, फिर मिलूंगी, गुड बाय। सुल्ताना ने सांस रोकी। मरीना बाहर चली गई। लैला ने कहा, मरीना बड़ी चालाक है। तुमसे बातें करने के दौरान तुम्हारे चोर ख्यालात टटोल रही थी। मैं उन ख्यालात को गड़बड़ करती रही। आइंदा यही होगा, जब भी वो मेरे दिमाग में आए तो मेरे अंदर छुप कर उसे मेरी असलियत मालूम नहीं करने दोगी। सुल्ताना, तुमने बड़ी ज़बरदस्त चाल चली है। वो पारस को अब घास भी नहीं डालेगी, लेकिन तुमने वाशिंगटन के खुफिया अड्डे का जिक्र करके उसे होशियार कर दिया है। अगर वो अपने कैदियों को तारीख कैद खाने से दूसरी जगह मुंतकिल कर देगी तो हम उसके एक अहम अड्डे से महरूम हो जाएंगे। फिर वो कैदी भी फरहाद के हाथ नहीं आएंगे। लैला, मैंने यह गलती की है, लेकिन हमारे हाथों में कितने ही दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले आते हैं, फिर निकल भी जाते हैं। तुम्हें शौकन से बचाने के लिए अगर मैं 3 कैदियों को जाने दे रही हूँ तो कोई गजब नहीं कर रही हूँ। हम इसकी तलाफी के लिए दूसरे 3 पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ मरीना अपनी जगह दिमागी तौर पर आकर ज़बरदस्त उलझन का शिकार हो गई। एक अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाली ने उसे हैरान कर दिया था, बेलौस दोस्ती का भी सबूत दिया था। उन 3 कैदियों को तारीख कैद खाने में पहुंचाए 1 रात और 2 दिन गुजर गए थे। अगर वो अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाली दुश्मन होती तो उन 3 कैदियों को वहां से निकाल कर ले जाती या दूसरे दुश्मनों को वहां पहुंचा देती। उसने ऐसी कोई दुश्मनी नहीं की थी, बल्कि दोस्ती निभाती आ रही थी। इसके बावजूद मरीना का दिमाग कुछ स्पेशल किस्म का था। वह अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाली से मुतासिर नहीं हो रही थी। उसकी बेलौस दोस्ती के पीछे किसी फरेब की गुंजाइश हो सकती थी। मरीना थोड़ी देर तक उठकर टहलती रही और बार बार अपने दिमाग में ये बात दोहराती रही, एतमाद सिर्फ अपनी ज़ात पर, एतमाद सिर्फ अपनी ज़ात पर। वह थोड़ी देर बाद शुमाल की तरफ रुख करके फर्श पर पालती मारकर बैठ गई।
योगा के एक आसन इख्तियार किया, फिर सीने में सांस खींचकर रोक ली। तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह सांस रोके रही। फिर उसकी जहानत ने कहा, जो खुद को छुपाए वो दोस्त नहीं होता। हाँ, दोस्त नहीं होता। उसकी जहानत ने फिर कहा, बिखरे हुए दानों के सामने पंछी को जाल नजर नहीं आता। इसी तरह उस अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाली की मेहरबानियों के पीछे छुपी हुई चाल नजर नहीं आ रही। मेरे 3 कैदियों को छेड़ा नहीं गया, शायद इस इंतजार में कि मैं वहां मजीद कैदी लाऊंगी। उसकी जहानत ने आखिरी एक अहम बात समझाई कि जब राज फाश हो जाए और कोई मेहरबान बनकर राज का शरीक हो जाए तो फिर वो राज कभी नहीं रहता, किसी मरहले पर ज़बरदस्त धोखा बन जाता है। वो योगा के आसन बदलती रही, सांसें रोकती रही, तमाम उलझनों को दिमाग से निकालकर जहानत से हालात का तज्जिया करती रही। फिर फर्श पर से उठकर खड़ी हो गई। किचन में जाकर ताज़ा फलों का जूस तैयार करते हुए सोचने लगी, वो तीनों कैदी मेरे लिए ख़तरनाक हो गए हैं। मैं बराह रास्त उनके सामने नहीं जाऊंगी, अपने आलाकार के जरिए भी उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल नहीं करूंगी। वो बेचारी तनहा बड़े बड़े आजमाइशी मराहल से गुजरती थी। फिलहाल उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो कैदियों को मुंतकिल करती, और अब उस आलाकार को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। बड़ी सोच विचार के बाद यही रास्ता सुझाई दिया कि तीनों कैदियों पर तनवीमी अमल करके, उनकी आवाज़ और लहजा बदल के, फिर किसी हद तक उनका हुलिया खुद उनके हाथों से बदल के तारीक कैद खाने से निकाल दिया जाए। ब्रेन मास्टर, ब्लैक सीक्रेट और पारस कभी उन 3 कैदियों को नहीं पहचान सकेंगे। ये निहायत ही माकूल तदबीर थी। उसने जूस का भरा हुआ गिलास खूब सेर होकर पिया, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। एक कैदी के दिमाग में पहुंचे उसने जूस अच्छी तरह निकल लिया था, वरना उलट कर आ जाता, क्योंकि पहला कैदी बेहोश था। वो दूसरे और तीसरे के दिमाग में गई, उनका हाल भी कुछ मुख्तलिफ ना था। वो कोई पौन घंटा पहले उनकी खैरियत मालूम करके गई थी। वो सब होशो हवास में थे। 45 मिनट में बाजी पलट गई थी। वो तड़प कर सुल्ताना के दिमाग में पहुंची। उसने सांस रोक ली, जल्दी से लैला को मुखातिब करके अपने दिमाग में बुलाया। उसी वक्त मरीना दूसरी बार आकर बोली, मैं मरीना हूं, मेरे तीनों कैदी बेहोश हैं। सुल्ताना ने पूछा, यह कैसे हो गया? इस खुफिया अड्डे का इल्म किसी को नहीं था। मेरी मेहरबान, तुम्हें तो था। देखो, गलत शुबा करके वक्त ज़ाया ना करो। मुझसे फिर किसी वक्त लड़ लेना। पारस की खबर लो, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहे। मरीना दिमागी तौर पर हाजिर हुई। वो पारस के पास नहीं जाना चाहती थी, मगर बहुत बड़ा नुकसान उठा रही थी और नुकसान पहुंचाने वाले का सुराग लगाना ज़रूरी था। इसलिए मजबूर होकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। उसके पास आई, मगर उसने सांस रोक ली। दूसरी बार आकर बोली, मैं मरीना हूँ। उसने पूछा, कौन मरीना? बकवास ना करो। अरे, ये तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? क्या बताऊँ क्यों बैठा हूँ? जब यहाँ आया तो 3 कैदी थे, वो तीनों अचानक गायब हो गए और मैं तन्हा रह गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तीनों को मुझसे छीन नहीं सकते। मुझे बताओ, वो कहाँ हैं? क्या मुसीबत है? ये तो तुम्हें बताना चाहिए कि वो कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ। क्या ये तुम्हारा तारीख कैद खाना है? अगर है तो मुझे कहाँ से पकड़ कर लाई हो? ला नहीं था तो बारात के साथ लाती। फिर वो अंधेरे में सर उठाकर सोनिया को मुखातिब करते हुए बोला, मम्मा, आपने बड़ी कड़ी शर्त लगाई थी, लेकिन मैं आपको दुल्हन बनाने के लिए अपनी दुल्हन के घर तक पहुँच गया हूँ। बाकी अल्लाह मालिक है। पारस का खेल शुरू हो चुका था। कोई खेल भी शुरू करने से पहले उस खेल को खेलने के इंतजामात किए जाती हैं। ये इंतजामात इंसान खुद करता है या तकदीर करती है। तारीख कैद खाने में पारस को ना तो तकदीर ने पहुंचाया था और ना ही ये कोई इत्तफाकी वाक़या था। वो अपनी शरारत और जहानत से वहाँ आया था। ये मरीना के लिए शदीद हैरानी की बात थी कि पारस वाशिंगटन वाले तारीख कैद खाने में पहुंच गया था। उसकी मौजूदगी बता रही थी कि उसने 3 टेलीपैथी जानने वाले कैदियों को बेहोश किया है, जबकि उन तीनों को मैंने बेहोश किया था और उन्हें मरीना के तय खाने से निकालकर दूसरी जगह कैद कर दिया था। मरीना को उनके होश में आने तक पता नहीं चल सकता था कि वह तीनों उसी की कैद में हैं या कहीं मुंतकिल कर दिए गए हैं। अगर वो वाशिंगटन या अमेरिका के किसी शहर में होती तो घंटे 2 घंटे में वहां पहुंचकर सही हालात मालूम कर लेती, लेकिन वो हज़ारों मील दूर लंदन शहर में थी। पारस को मैंने ये बताया था कि उन 3 कैदियों को बेहोश करके ले जा रहा हूँ, इसके बाद वो अपना खेल शुरू करे। वह लंदन वाले तारीख कैद खाने से वाकिफ था। किस्सा यूं है कि जब मरीना ने पहली बार पारस को कैदी बनाकर उस कैद खाने में पहुंचाया था तो उसे पूरा यकीन था कि पारस तनवीमी अमल के जरिए उसका मामूल और ताबेदार बन चुका है। बाद में सोनिया ने उसकी यकीन को डगमगा दिया। उसे बताया कि उसने पारस की एक डमी को कैदी बनाया है। असल पारस उसे कोसों दूर है। ये सुनकर मरीना पर बिजली गिर पड़ी थी। उसने असल पारस समझकर अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया था। वो मानने को तैयार नहीं थी कि किसी डमी की आगोश में खुद को गिरा चुकी है। सोनिया ने उसके अंकल जनरल को अगवा कराया और यह शर्त रखी कि वो डमी को रिहा करेगी तो उसके अंकल जनरल को भी निजात मिलेगी, वरना वो बूढ़ा मारा जाएगा। जनरल ने उसे बड़ी तवज्जो से तालीम दिलाई थी। उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारकर गैर मामूली सलाहियतों का मालिक बनाया था। उसने मजबूर होकर सोनिया की शर्त मान ली और अपने अंकल को जिंदा देखने के लिए पारस को एक डमी समझकर रिहा कर दिया। वो असल हो या डमी, मरीना को यकीन था कि वो उसका मामूल और ताबेदार रहेगा। सोनिया के पास रहकर भी उसके अहकामात की तामील करता रहेगा। वो बड़ी एहतियात से पारस को तारीख कैद खाने से बाहर लाई।
ख्याल ख्वानी के जरिए उसके दिमाग पर कब्जा करके मुतमईन रही कि पारस दिमागी तौर पर गायब है और तारीक कैद खाने को पहचान नहीं रहा। यूं पारस ने उस खुफिया अड्डे को अंदर और बाहर से देख लिया। बाद में मरीना को पता चला कि पारस तनवीमी अमल के जेर असर नहीं था और इसका मतलब यही था कि वो बुरी तरह धोखा खा गई है। वो तारीक कैद खाना पहले की तरह महफूज नहीं है। अगर वो उधर का रुख करेगी तो पकड़ी जाएगी। वो अपनी दूसरी रहायशगाह में रहने लगी थी, लेकिन फुर्सत के औकात में उस पुराने शाही महल की निगरानी करती रहती थी जिसके तय खाने में वो तारीक कैद खाना था। उसने कई बार एक नौजवान लड़की के दिमाग पर कब्जा जमाया, उसे पुराने शाही महल में भेजती रही ताकि पारस या सोनिया का कोई आदमी निगरानी कर रहा हो तो नौजवान लड़की को मरीना समझकर ट्रैप करने आ जाए। लेकिन कई माह गुजर गए, किसी ने उस पुराने महल की तरफ रुख नहीं किया। पारस भी नजर नहीं आया। इस बार वो पेरिस गई थी। उसने पारस को वहां देखा था। इस तरह यकीन हो गया कि पारस और सोनिया के जासूस पुराने महल की तरफ नहीं आती हैं। मरीना ने सोचा इस पुराने महल को दुश्मनों ने इसलिए नज़रअंदाज किया है कि वो मेरी जहानत और चालाकी को खूब समझते हैं। जहां मैं नाकाम होती हूं दोबारा उधर का रुख नहीं करती। मेरी जगह कोई नादान लड़की होती तो उसे भी इतनी ही समझ होती कि आइंदा किसी को तारीक कैद खाने में नहीं लाना चाहिए। दुश्मन किसी वक्त भी आ सकती हैं। मरीना को चाहिए था इस पुराने महल को हमेशा के लिए छोड़ दे और कोई दूसरा खुफिया अड्डा बना ले। लेकिन अमेरिका से आकर लंदन में ऐसी काम की जगह तलाश करना मुश्किल था। वो अकेली कई मामलात में मसरूफ रहती थी। परेशान होकर सोचती थी अगर पारस बिल्कुल अपना होता तो वो तन्हा ना होती। ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट जैसे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे चुकी है। एक साथी होता तो ऐसे दुश्मनों को एक दिन में कुचल सकती थी। सारी दुनिया में अपनी जहानत और सलाहियतों का डंका बजा सकती थी। लेकिन पारस पर भरोसा नहीं था और यह गलत था। दरअसल वह खुद किसी पर भरोसा नहीं करती थी। पुराने महल में उसके लिए ज्यादा खतरा नहीं था। दुश्मनों से बच निकलने के लिए चोर दरवाजा था। जब से वॉशिंगटन का तारीक कैद खाना एक अजनबी औरत सुल्ताना की नज़र में आया था वो परेशान हो गई थी। अब ये लंदन का पुराना महल ज्यादा अहम हो गया था। वो आजमाना चाहती थी कि अजनबी औरत पुराने महल के मुतल्लिक कुछ जानती है या नहीं। उसे यकीन था कि वो अजनबी औरत या पारस उसे घेरने आएंगे तो वो चोर दरवाजे से निकल जाएगी। वो कई माह के बाद इस महल में जाने से पहले उस नर्स के दिमाग में गई जिसे जोजो की खिदमत के लिए रखा गया था। वहाँ 4 नर्सें थीं जो 6-6 घंटे बारी बारी ड्यूटी पर रहती थीं। मरीना इन चारों के जरिए मालूम करती रहती थी कि पारस अपनी जोजो के पास मौजूद रहता है या नहीं। एक शाम महल में जाने से पहले नर्स के दिमाग से पता चला पारस और जोजो शॉपिंग के लिए गए हैं। अभी उसका फ़ोन आया था कि वो वापस आ रहे हैं। मरीना ने फ़ोन पर भरोसा नहीं किया। वो 1 घंटे तक इंतज़ार करती रही। फिर उसने नर्स के अंदर रहकर पारस और जोजो को बंगले के अंदर आते देखा। पारस जूते उतारकर बिस्तर पर गिरते हुए कह रहा था, ओह जोजो, तुमने शॉपिंग करते करते थका दिया है। अब मैं डिनर के वक्त बिस्तर से उठूंगा। वह मुतमईन होकर पुराने महल में आ गई। 1 आध घंटे में बार बार नर्स के पास जाकर वहां पारस की मौजूदगी मालूम करती थी। ठीक 11 बजे सुल्ताना उसके दिमाग में आई और उसे बताया कि मरीना ने वॉशिंगटन में जिसे आलाकार बनाया है और जिसके दिमाग पर कब्जा जमाकर 3 कैदियों को तारीक कैद खाने में पहुंचाया है, उस आलाकार को पारस अच्छी तरह जानता है। ये मरीना के लिए शदीद हैरानी और परेशानी की बात थी कि पारस वॉशिंगटन वाले आलाकार को जानता है और कोई अजनबी औरत यानी सुल्ताना वॉशिंगटन वाले तारीक कैद खाने से वाकिफ़ है। उसने सुल्ताना से पूछा, तुम कौन हो? मेरी हमदर्द और मेरे राजों से वाकिफ़ हो तो नाम बताओ। लेकिन सुल्ताना ने अपना नाम नहीं बताया, उसे टाल दिया। मरीना ने टेलीपैथी जानने वाले कैदियों की खैरियत मालूम करना चाहिए तो वो तीनों बेहोश थे। उसने सुल्ताना के लहजे को गिरफ्त में लेकर राब्ता किया। उसे बताया कि उसके 3 कैदी बेहोश हैं। सुल्ताना ने कहा, पारस तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे, तुम उसकी खबर लो। मरीना दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। वो पारस के पास नहीं जाना चाहती थी, अगरचे उसने ज़ाती तौर पर उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था। ताहम लाशऊर में ये बात थी कि उस जहरीले सांप की कशिश फिर उसे जज्बात के बहाव में ले जाएगी। लेकिन अभी वो बहुत बड़ा नुकसान उठा चुकी थी और मालूम करना चाहती थी कि उसे कौन नुकसान पहुंचा रहा है। उसके 3 अहम कैदियों को किसने बेहोश किया है? इन बातों का सुराग लगाना ज़रूरी था। उसने मजबूर होकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। पारस के पास आई मगर उसने सांस रोक ली। दूसरी बार आकर बोली, मैं मरीना हूँ। उसने पूछा, कौन मरीना? बकवास ना करो, ये तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? क्या बताऊँ क्यों बैठा हूँ? जब यहाँ आया तो यहाँ 3 कैदी थे, वो तीनों अचानक गायब हो गए और मैं तन्हा रह गया हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरे कैदियों को मुझसे छीन नहीं सकते। मुझे बताओ वो कहाँ हैं? क्या मुसीबत है? ये तो तुम्हें बताना चाहिए कि वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। क्या ये तुम्हारा तारीक कैद खाना है? अगर है तो मुझे कहाँ से पकड़ कर लाई हो? लाना ही था तो बारात के साथ लाती। मरीना थोड़ी देर के लिए दिमागी तौर पर हाजिर हुई। अपने दिमाग को फिर पुरसुकून रखने की कोशिश करते हुए सोचा। वह अजनबी औरत कह रही थी कि पारस लंदन में है। मैंने नर्स के दिमाग से मालूम किया वो जोजो के साथ पेरिस में है और ख़ुद पारस कहता है कि वो इस तारीक कैद खाने में है जहाँ से 3 कैदी गायब हो गए हैं। वो तीनों वॉशिंगटन के कैद खाने में थे। इसका मतलब है कि पारस वॉशिंगटन में है।
बस इसीलिए पारस से डर लगता था। पता नहीं चलता था वो असल में कहाँ है और उसकी डमी कहाँ है। कभी मरीना के पास डमी होती थी और कभी असली पारस होता था। सबसे पहले तो यही मालूम करना था कि वो खोपड़ी घुमा देने वाला महबूब कहाँ है। वो इजी चेयर से उठकर चोर रास्ते से तय खाने में आई। वहां के एक तारीख कमरे को देखा, सब खाली थे। पारस किसी तारीख कमरे में नहीं था, यानी लंदन शहर में नहीं था। एक तरह से इत्मीनान हुआ कि वो खतरनाक छैल छबीला करीब नहीं है, और ये बात भी समझ में आ गई कि वो पेरिस में नहीं है। जोजो के साथ पारस की डमी है। ये डमी या तो जोजो की तसल्ली के लिए रखी गई है कि वो पारस को अपने करीब समझती रहे, या मरीना को धोखा देने के लिए ऐसा किया गया है, और वो सचमुच धोखा खा गई थी। वो तय खाने से अपने बेडरूम में वापस आई, फिर इजी चेयर पर बैठकर पारस के पास पहुंच गई। उससे बोली, ज़्यादा चालाक ना बनो, तुम वॉशिंगटन में हो और तुमने मेरे 3 कैदियों को गायब किया है। मरीना, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से ये दीवाना तुम्हारे करीब ही रहता है। मैं जोजो की अलालत के बायस कुछ दिनों के लिए पेरिस गया, फिर लंदन में तुम्हारे करीब चला आया। अब मैं तुम्हारे करीब हूँ। वो घबरा कर बोली, तुम झूठ बोलते हो। ये मेरे लिए एक ट्रेजेडी है कि तुम मुझे झूठा समझती हो। मैं मानता हूँ कि तुम मुझे अपना मामूल समझती थी और मैं तुम्हारे तनवीमी अमल के ज़ेरे असर नहीं था, और ख्वामखा मामूल बनकर तुम्हें धोखा देता रहा था। अपने गिरेबान में झांक कर देखो और फराख दिली से तस्लीम करो कि तुम्हें इसलिए मुझसे फ़रेब मिला कि तुमने मुझसे फ़रेब किया, मुझे धोखे से गोली मारी, ज़ख्मी करके मुझ पर तनवीमी अमल किया, फिर गुलाम बनाए रखने के लिए तारीख कैद खाने में पहुंचा दिया। हाँ, मैं दिलो जान से रूह की गहराइयों से तुम्हें चाहती हूँ, मगर तुम पर भरोसा नहीं करती, इसलिए तुम्हें अपना मामूल बनाकर रखने की कोशिश की थी। भरोसे के बगैर मोहब्बत नहीं होती। अगर तुम दिलो जान से रूह की गहराइयों से चाहती तो आंखें बंद करके मुझ पर एतमाद करती। मैं अपने बाप पर भी एतमाद नहीं करती। ना करो, लड़की बाप के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारती, आखिरी सांस तक अपने किसी एक मर्द के साथ रहती है और उसी पर एतमाद करती है। तुम मुझे बातों में उलझा रहे हो। क्या ये तुम्हारी मोहब्बत और दोस्ती का सबूत है कि तुम मेरे 3 अहम आदमी छीन कर ले गए? मैं तुमसे किसी को छीन नहीं सकता। ये मेरी मोहब्बत और दोस्ती का सबूत देने के लिए उन तीनों को वापस ला सकता हूँ। यानी तुम जानते हो वो तीनों कहाँ हैं? हाँ, सलमान अंकल के कब्जे में है। सलमान को मेरा खुफिया अड्डा कैसे मालूम हुआ? अंकल को तकदीर ने तुम्हारे इस आदमी के पास पहुंचा दिया जो जेरी और बारबरा को तुम्हारी तारीख कैद खाने में ले गया था। मैं तकदीर को किसी हद तक मानती हूँ, लेकिन इस हद तक नहीं कि वो हमेशा तुम पर मेहरबान होती रहती है। दुरुस्त कहती हो, लंदन के इस खुफिया अड्डे में जिसे तकदीर ने नहीं तुमने पहुंचाया है, तो मुझे तारीख कैद खाने से निकाल कर ले गई। तुम्हारा ख्याल था मैं तुम्हारे तनवीमी अमल के ज़ेरे असर हूँ। मेरा दिमाग तुम्हारे कब्जे में है और मैं यहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं समझ रहा हूँ। हाँ, ये मुझसे गलती हो गई थी। तुम ज़रा मोहब्बत से सोचो। मैं सोनिया मम्मा और अंकल सलमान को लंदन का ये खुफिया अड्डा बता सकता था। वो अपने जासूस वगैरह की ड्यूटी यहाँ लगा सकते थे, लेकिन मैंने अपनी परछाई को भी नहीं बताया। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। तुम पर दुश्मनों का तो क्या, अपनों का भी साया नहीं पड़ने दूंगा। क्या सच कह रहे हो? तुमने अपनी मम्मा को भी नहीं बताया है? मैं अपने बुजुर्गों में मम्मा से ज़्यादा किसी को नहीं चाहता, और मम्मा की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे और तुम्हारे सिवा इस खुफिया अड्डे को कोई तीसरा नहीं जानता। यहाँ सिर्फ मैं ही तुम्हारे पास आ सकता हूँ। तुम कहाँ हो? तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ। झूठ ना बोलो। मैं तय खाने के तमाम तारीख कमरों में तुम्हें देख आई हूँ। तुम वहाँ नहीं हो, फिर किस तारीख कमरे में हो? मरीना की ख्वाबगाह के साथ दूसरा कमरा था। उन दोनों कमरों का दरमियानी दरवाज़ा खुल गया। मरीना उसे देखते ही चीख मारकर उछल पड़ी। पारस ने पूछा, मुझसे डर लगता है? इसे नफ्सियाती चाल कहती हैं। तुमने ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे साथ वाले कमरे की बत्तियां बुझाकर तारीकी में बैठ सकता हूँ? तुम्हारे जहन में सिर्फ अपने ही 2 तारीख कैद खाने थे। वो खौफ से उछलकर दीवार से जा लगी और उसे आंखें फाड़ फाड़ कर दिख रही थी। इस जहरीले सांप से जो ताल्लुक रहा था, वो जहरीला ताल्लुक उसकी तरफ खींच रहा था। जी चाहता था दौड़ती हुई जाकर उसकी गर्दन में बाहें डालकर सीने की धड़कनों को उसके सीने से लगा दे और रो रो कर शिकायत करे, क्यों चले गए थे मुझे तन्हा छोड़कर, क्यों चले गए थे? लेकिन वो बड़ी दानाई से जज्बात को थपकना और सुलाना जानती थी। पारस ने कहा, मेरे पास आओ। नहीं। वो दीवार से और लग गई। फिर मैं तुम्हारे पास आऊं? नहीं। वो एक तरफ दीवार से लग कर जाने लगी। एक कमरे में रहने से खतरा था। वो एक ही छलांग में सांसों के करीब पहुंच ही सकता था। वो एक ही छलांग में सांसों के करीब पहुंच सकता था, अपनी अमानत वसूल कर सकता था। दीवार से लगकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरवाजे के करीब पहुंची। पारस ने कहा, तुम पास आना चाहती हो मगर डरती हो, और मैं डराना नहीं चाहता। तुम मेरी जान हो, आओ मोहब्बत से आ जाओ। वो दरवाजे के पास पहुंचते ही बाहर भाग गई। दौड़ते हुए दूर कॉरिडोर में गई, फिर पलट कर देखा, वो नजर नहीं आ रहा था। दिल ने कहा, तू अच्छा नहीं कर रही। उसका दिल तोड़ रही है। देख, वो मायूस होकर कमरे में रह गया है, तेरे पीछे नहीं आना चाहता। वो जिंदगी के अमली मैदान में एक सिपाही लड़की बनकर रहती थी। अपने दिल की बात नहीं मानती थी और दिमाग की बात यह थी कि वो अपने लाशऊर में रहने वाले पारस से निजात हासिल नहीं करना चाहती थी। लड़की चाहती है कि वो भागे तो चाहने वाला आकर पकड़े, लेकिन वो पकड़ने नहीं आया। ये पारस की ज़्यादती थी। वो दौड़ती हुई पुराने महल के मुख्तलिफ कमरों और राहदारियों से गुजरती हुई ऐसे कमरे में आई जहाँ एक चोर दरवाज़ा था। इस दरवाजे की दूसरी तरफ उसकी एक चोर ख्वाबगाह थी, जहाँ वो किसी से भी छुपकर रात गुजार सकती थी
और उस कमरे के पिछले दरवाजे से बाहिफाजत पुराने महल के पीछे एक खंडर में पहुंच सकती थी। फिर वहां से फरार का कोई भी रास्ता निकाल सकती थी। उसने खुफिया मैकेनिज्म के जरिए चोर दरवाजे को खोला। दूसरी तरफ एक तारीक कमरा था, उसने तारीकी नहीं की। पारस का डर था कि शायद आता ही होगा। फिर उसने चोर दरवाजे को अंदर से बंद किया। दौड़ते रहने के बायस उसकी सांस फूल रही थी। वह चंद लम्हों तक दरवाजे से लगी हाँफती रही। फिर एक हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड टटोलने लगी। स्विच बोर्ड मिल गया, लेकिन वो हाथ एक फौलादी गिरफ्त में आ गया। उसने जोर की चीख मारी, पारस, पारस मुझे बचाओ, जल्दी आओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। पारस की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, कमाल है, मुझसे दूर भागती हो और मुझे ही पुकारती हो। मरीना की ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई। वो बोला, मैं तुम्हारी लाइलवी में अक्सर यहाँ आता रहा हूँ। पूरे महल को ऊपर से लेकर तय खाने तक समझ गया हूँ। इस चोर दरवाजे से चोर ख्वाबगाह में भी आ चुका हूँ। वो अपनी कलाई छुड़ाना भूल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता खींच रहा था, जैसे वो हाथ एक डोर था और वह डोर के जरिए पतंग की तरह खिंची चली आ रही थी। कटी हुई पतंग के साथ भी यही होता है, कोई भी उसे लूट लेता है। पहले तो वो खामोश रही। उसे अपने अंदर की वो लड़की चुप करा रही थी जो पारस पर मरती थी। वो लड़की कह रही थी, पहले मुझे अपने यार पर मर जाने दे, फिर मरीना को जिंदा कर लेना और उससे खुद को छुड़ाकर दूर भाग जाना। ऐसे वक्त तो सारी दुनिया भुला दी जाती है, लेकिन मरीना अपनी शिकस्त और नाकामी नहीं भूल सकती थी। ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट इस तनहा लड़की को आला हुकाम की नज़रों से गिराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। ऐसे में इस तनहा लड़की ने उनके 3 टेलीपैथी जानने वालों को अगवा किया था, अपने खुफिया अड्डे में छुपाया था। वो जीत रही थी। ठीक ऐसे ही वक्त पारस उसकी जीत को हार में बदल रहा था। वह अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, लाइट ऑन करो। पारस ने छोड़ दिया। फिर लाइट ऑन करते हुए पूछा, मेरी आगोश में मोम हो रही थी, अचानक पत्थर क्यों बन रही हो? मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। एक तरफ मुझसे मोहब्बत करते हो और दूसरी तरफ मुझे नुकसान पहुंचाते हो। फिलहाल तुम्हारा एक नुकसान ये हुआ कि वॉशिंगटन वाला तारीख कैद खाना मिस्टर ब्रायन वुल्फ की नज़रों में आ गया, और ये महज तुम्हारे आलाकार की बेपरवाही से हुआ। एक तो उसने जेरी और बारबरा से गुफ्तगू की, उन्हें अपनी कार में बैठने को कहा। वह गूंगा बनकर भी इशारे से उन्हें कार में बिठा सकता था, मगर उसने आवाज़ सुनाकर मिस्टर वुल्फ को अपने दिमाग में बुला लिया। और जब उसने जेरी और बारबरा को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया तो समझ में आ गया कि मामला बहुत अहम है। अब तुम ही बताओ कि मिस्टर वुल्फ को अहम मामला मालूम करने के लिए उसके दिमाग में नहीं रहना चाहिए था। मरीना ने कहा, उस वक्त मैं अपने आलाकार के दिमाग में थी, गलती मुझसे हुई, मुझे आलाकार को बोलते रहने से रोकना चाहिए था। पारस ने कहा, तुम्हारा दूसरा नुकसान ये हुआ कि 3 नए टेलीपैथी जाने वाले तुम्हारी कैद से निकल गए। क्या यकीन करोगी कि वो तुम्हारी कैद से निकले ज़रूर हैं, लेकिन वो तुम्हारे ही पास हैं। वो बेयकीनी से बोली, मुझे उल्लू बना रहे हो? तुम बहुत ज़हीन उल्लू हो। ये पूछो वो तीनों कहाँ हैं? वो गर्दन में बाहें डालकर बोली, मैं क्यों पूछूं, खुद बताओ। तीनों अमरीका में एक जगह छुपा कर रखे गई हैं, वो तुम्हारी अमानत हैं। कल सुबह अमरीकी सफारत खाने चलो, ख्याल ख्वानी के जरिए फ़ौरन वीज़ा हासिल करो। शाम को पेरिस से मेरे लिए चार्टर्ड तैयार आएगा, हम उसमें न्यूयॉर्क जाएंगे, वहाँ से हम शिकागो पहुँचेंगे, वहाँ मैं उन तीनों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये चक्कर क्या है? पहले मेरे कैदियों को गायब किया, फिर उन्हें वापस करने के लिए मुझे शिकागो ले जाना चाहते हो? मैं एक सवाल करता हूँ, जवाब दो। तुम्हें अपने सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा वॉशिंगटन वाला तारीख कैद खाना किसी और की नज़रों में नहीं आया है? मरीना ने सोचती हुई नज़रों से पारस को देखा। उसे अजनबी औरत सुल्ताना याद आ गई। वो पारस की मुखालफत करते वक्त उस अजनबी औरत को भूल गई थी। सुल्ताना ने दावा किया था कि वो मरीना के खुफिया अड्डे को जानती है। उसने जेरी और बारबरा के नाम भी बताए थे। मरीना ने पारस से कहा, हाँ एक औरत जानती है, उसने मुझे तारीख कैद खाने के कैदियों के नाम भी बताए थे। मुझे डर है कि वो इस शहर के खुफिया अड्डे को भी जानती है। नहीं मरीना, तुम्हारे जिस मामले का राजदार मैं रहूंगा वो राज किसी तीसरे को कभी मालूम नहीं होगा। यकीन ना हो तो उस औरत से पूछो कि तुम्हारा दूसरा खुफिया अड्डा कहाँ है। मैं अभी मालूम करती हूँ। वो ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए सुल्ताना के पास पहुंची। पहले उसने सांस रोकी, दूसरी बार मरीना ने अपना नाम बताया। वो बोली, आधे मिनट के बाद आओ। ये कहकर सुल्ताना ने लैला को मुखातिब किया। उसे बोली, मरीना मेरे दिमाग में आ रही है, जल्दी आओ। वो लैला को इसलिए बुलाती थी कि वो मरीना को उसके चोर ख्यालात पढ़ने नहीं देती थी। आधे मिनट बाद मरीना ने आकर कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम्हारी मालूमात मेरे मुताल्लिक बहुत ज़्यादा हैं। तुम यहाँ तक जानते हो कि पारस मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्या ये बता सकते हो कि वो बदमाश आजकल किस मुल्क में है? हाँ, वो पेरिस में है, जल्द ही तुम्हारे पास लंदन आने वाला है। क्या तुम जानते हो कि लंदन में मेरा तारीख कैद खाना कहाँ है? सुल्ताना ने पूछा, क्या तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो? नहीं, इस सवाल का जवाब ज़रूरी है। जवाब सुनकर मैं पारस के मुताल्लिक एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे सुनकर तुम हैरान रह जाओगी। ऐसी क्या बात है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। लंदन में मेरा खुफिया अड्डा कहाँ है? सुल्ताना ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं बताऊंगी कि तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो। मैं समझ गई। मरीना आगे कुछ कहने जा रही थी। पारस ने कागज़ पर लिखा, उस औरत का एक नाम एल से शुरू होता है और दूसरा नाम एस से, यानी वो 2 टेलीपैथी जाने वाली औरतें हैं। ये पढ़कर मरीना ने कहा, मैडम एल और मैडम एस। मैं तुम दोनों का पूरा नाम नहीं लूंगी।
मैंने थोड़ी सी देर में तुम दोनों के मुताल्लिक बहुत कुछ मालूम कर लिया है। क्या अपनी जुबान से बताओगी कि मुझे पारस के खिलाफ क्यों भड़का रही हो? मरीना से अपने अपने नाम का पहला हरफ सुनकर लैला और सुल्ताना हैरान रह गईं। लैला फितरतन बहुत ही शरीफ और सीधी सादी थी, हेरा फेरी नहीं जानती थी। उसके मुकाबले में सुल्ताना ज़रा चालाक थी। उसी के भड़काने पर वो पारस के खिलाफ साजिश में शरीक हुई थी। जब ये सुना कि मरीना दोनों बहनों को जानती है तो वो घबराकर सोच में पड़ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो मरीना को सुल्ताना के चोर ख्यालात पढ़ने से रोक ना सकी। मरीना की मकारी के मुकाबले में सुल्ताना कुछ नहीं थी। वह सुल्ताना को बातों में लगाकर उसके चोर ख्यालात पढ़ती चली गई। फिर बोली, अच्छा सुल्ताना, अब तमाम हकाइक सामने आ गई हैं। तुम अपनी बहन लैला पर शौकन बर्दाश्त नहीं करोगी। हैरानी की बात यह है कि सोनिया तुम्हारी बहन की शौकन बनने वाली है। इससे ज़्यादा हैरानी की बात, बल्कि नाकाबिल यकीन बात यह है कि तुम्हारी बहन के शौहर का नाम फरहाद अली तैमूर है और वह खुद को ब्रायन वुल्फ के नाम से जाहिर करता है। सुल्ताना घबरा गई, परेशान हो गई, क्योंकि उसके वालिद ने मेरे मुतल्लिक बयान दिया था कि मैं मर चुका हूँ। यह बयान देने के बाद वह खुद अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उनके बयान को दुरुस्त साबित करने के लिए अब तक मैं अपनी असलियत को छुपाता रहा था। लैला और सुल्ताना भी अपने वालिद के इस बयान को कायम रखना चाहती थीं। इतने अरसे तक एक बुजुर्ग का भरम रखने के लिए खुद उनकी बेटियों की हमाकत से राजफाश हो रहा था। मेरे अहम रिश्तेदारों के बाद मरीना पहली लड़की है जिसे मालूम हो गया कि फरहाद अली तैमूर जिंदा है। सुल्ताना ने परेशानी को छुपाते हुए ढिठाई से कहा, यह झूठ है। फरहाद की तो हड्डियां भी कब्र में गल गई होंगी। मैं मानती हूँ कि मेरी बहन के शौहर का नाम भी फरहाद है। नाम एक हो तो शख्सियत एक नहीं होती। तुमने बड़ी उम्दगी से बात बनाई है, मगर यह तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे चोर ख्याल ने तुम्हारे बहनोई फरहाद को पारस का बाप बताया है। अब सुल्ताना बात नहीं बना सकती थी, कोई जवाब नहीं दे सकती थी। उसने सांस रोक ली। मरीना दिमागी तौर पर पारस के सामने हाजिर हो गई। वो बोला, बड़ी लंबी बातें हो रही थी। वो पारस को गुस्से से घूर कर तंजिया अंदाज में बोली, हाँ, किसी के खानदान का शजरा मालूम करने में देर लगती है। किसके खानदान की बात कर रही हो? वो बोली, पहली बार सुल्ताना से दिमागी राब्ता कायम किया तो उसके चोर ख्यालात ना पड़ सकी। दिमाग के तय खाने तक पहुंचने में दुश्वारी हो रही थी। जब तुमने कागज पर लिखकर बताया कि वो 2 टेलीपैथी जानने वाली औरतें हैं तो मैं समझ गई कि दूसरी औरत मुझे सुल्ताना के चोर ख्यालात पढ़ने से रोक रही है। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो दूसरी औरत यानी लैला कहीं चली गई। इसके बाद मैंने इतना कुछ मालूम कर लिया कि मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बाप की हकीकत भी मालूम हो गई। पारस ने ताज्जुब से पूछा, तुमने क्या मालूम किया? यही कि तुम्हारा बाप जिंदा है, फरहाद अली तैमूर जिंदा है। पारस चश्मे ज़दन में समझ गया कि लैला और सुल्ताना ने बहुत बड़ी हमाकत की है। उसने मरीना से कहा, मैं ये हकीकत तुम्हें बता सकता था, लेकिन कैसे बताता जबकि तुम मुझे नाकाबिल एतमाद समझती आ रही हो। ठीक कहते हो। अगर मैं तुम पर भरोसा करती और तुम मोहब्बत से बता देते कि तुम्हारा बाप जिंदा है तो मैं सोचती कि मुझे भी मोहब्बत से इस राज को छुपाना चाहिए। लेकिन फरहाद अली तैमूर की जिंदगी मेरे मुल्क की मौत है या तबाही है। मैंने खुद ही उस मुर्दा फरहाद को उस मुर्दा खाने से ढूंढ निकाला है। इसमें तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। अब मैं अपने मुल्क के हुक्काम को इस खतरे से आगाह करूंगी। तुम चाहो तो मुझे अभी मार डालो ताकि राज राज ही रह जाए। तुम मेरी जान हो और कोई अपने हाथों से अपनी जान नहीं लेता। मोहब्बत का ड्रामा ना करो। मैं तुम्हें गिरगिट की तरह रंग बदलते देख चुकी हूँ। तुम कई माह के बाद मेरे पास मोहब्बत से नहीं आए हो, बल्कि अपनी सोनिया मम्मा की शर्त पूरी करने के लिए फिर से मोहब्बत शुरू कर रहे हो। सोनिया ने कहा है, जब तक तुम मुझे मुसलमान दुल्हन बनाकर नहीं लाओगे वो तुम्हारे बाप के साथ इस दवाजी जिंदगी नहीं गुजारेगी। लानत है तुम पर। अपने बाप का बिस्तर गर्म करने के लिए तुम मुझे मोहब्बत का फरेब देते आए हो। पारस का हाथ चल गया। मरीना के रुखसार पर तमंचा पड़ा। वो लड़खड़ाकर पीछे कुर्सी पर गिर पड़ी। फिर बोली, मारो, मुझे जान से मार दो। मैं जिंदा रही तो तुम्हारे बाप के लिए मुसीबत बन जाऊंगी। वो नागवारी से बोला, तुम्हारे बड़े बड़े अमरीकी बाप मेरे बाप के लिए मुसीबत बनते बनते मर गए, इसलिए बाप का जिक्र छोड़ो, बेटे को ही हजम कर लो तो बड़ी बात होगी। एक बात तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मैं सिर्फ अपनी सोनिया मम्मा के हकूक उन्हें दिलाना चाहता हूँ, वरना कोई बेटा अपने बाप का बिस्तर गर्म नहीं करता। बाप अपनी औलाद के लिए बिस्तर गर्म करता है तो हम और तुम पैदा होते हैं। तुमने कैसे समझ लिया कि मोहब्बत के फ्रेब में आकर मैं ईसाईयत से मुंह फेर कर इस्लाम कबूल कर लूंगी? अगर मैं ऐसा समझता तो अभी तुम्हें इतने जूते मारता कि तुम मर जाती हैं। जान बचाने के लिए मेरा मजहब कबूल कर लेती। लेकिन इस्लाम में जबर की ममानियत है। इस्लाम ना तो तलवार से फैला और ना ही किसी फरेब से। फिर मैं तुम्हें मोहब्बत का फरेब देकर कैसे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर सकता हूँ? तुम बातें बना रहे हो। सुल्ताना का दिमाग झूठ नहीं बोल सकता। दिमाग में छुपी हुई बातें सच होती हैं। सुल्ताना आंटी उतना ही जानती है जितना उन्होंने सुना है। हम माँ बेटे के इशारे किसी दूसरे की समझ में नहीं आते। मामा ने लैला आंटी को सुनाने के लिए ये शर्त रखी थी, वरना मैं अपनी माँ की फराख दिली जानता हूँ। वह कहती हैं हर मजहब के पैगंबर ने इंसानियत की भलाई के लिए बेहतरीन हदायत दी। कोई ऐसा पैगंबर बताओ जिसने इंसानों को गुमराह किया हो। फिर तुम्हारी मामा मुझे मुसलमान बहू के रूप में क्यों देखना चाहती हैं? ये एक फितरी बात है। अगर कभी हम शादी के मरहले में, अरे जाओ, तुमसे शादी करेगी मेरी जूती।
यानी अभी तुम्हारी जूती राजी है। ये रजामंदी पाँव से शुरू हो रही है और सर तक पहुंचेगी। बुजुर्गों ने गलत नहीं कहा है, औरतों की अक्ल पैरों में होती है। बातें ना बनाओ, चले जाओ यहाँ से। उसने मुस्कुराकर पूछा, वाकई चला जाऊं? ओह, मैं भूल गई थी कि अभी तुम्हारे पास में हूं। मेरा कोई दुश्मन मुझे ढूंढ ना सका, तुमने मुझे पकड़ लिया है। तुम जो चाहो वो सलूक कर सकती हो। अगर शैतान बनना होता तो बहुत पहले बन चुका होता। मैं इंसान हूं, इंसान ही रहूंगा। अभी यहाँ से चला जाऊंगा, तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन कुछ अच्छी बातें समझा कर जाऊंगा। सबसे अहम बात यह है कि दुनिया के बड़े बड़े जालिमों से लड़ने के लिए टीम वर्क की ज़रूरत होती है। अकेली रहकर वक्ती तौर पर कामयाबियां हासिल कर रही हो, कई बार बुरी तरह फंसते फंसते बच गई हो, हमेशा नहीं बचोगी। तुम्हें बचाने वाला कोई होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बॉडीगार्ड बना लूं। यही चाहते हो? मेरे चाहने से क्या होता है? बात तुम्हारे चाहने की है। जब तक तुम एक मजबूत टीम नहीं बनाओगी, तुम्हारी जान खतरे में रहेगी। सलमान अंकल ने बताया कि तुमने टेलीपैथी जाने वालों को इसराइल जाने से रोक दिया है। इस तरह यहूदी तंजीम को अपना दुश्मन बना लिया है। नए दुश्मनों में ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट हैं। तुम्हारे मुल्क का सुपर मास्टर भी तुम्हारा हमायती नहीं है। तुम हमें भी दुश्मन समझती हो, यानी दुश्मनों की तादाद बढ़ाती जा रही हो। कोई एक हस्ती बता दो जो तुम्हारी दोस्त हो और तुम्हारे बुरे वक्त में काम आती हो। तुम कुछ अच्छी बातें कर गए हो, मैं गौर करूंगी। हाँ, इस पहलू पर गौर करना कि अभी तुम पर बहुत ज़्यादा बुरा वक्त नहीं आया है, इसलिए तुम बुरे वक्त के मुसाइब और जिल्लतों को नहीं समझ रही हो। वो एक सर्द आ भरकर कुर्सी से उठ गई, सर झुकाकर बोली, इससे ज़्यादा बुरा वक्त क्या आएगा कि मेरे ही मुल्क के बड़े और अहम लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं एक लड़की हूँ, यह हिसाब नहीं करते कि मैं अपने मुल्क के कितने ही टेलीपैथी जाने वालों को वापस ले आई हूँ। ब्रेन मास्टर को बहुत ज़हीन और चालबाज समझा जाता है। ब्लैक सीक्रेट्स को टेलीपैथी का शोभा दे दिया गया है। उन चारों ब्लैक सीक्रेट का बड़ा रोब और दबदबा है। मैंने चंद घंटों में उनको नीचा दिखा दिया। उनके 3 नए टेलीपैथी जाने वाले छीन कर ले आई। इसके बावजूद मैं एक कमज़ोर और तनहा लड़की समझी जाती हूँ। वह आहिस्ता आहिस्ता बोलती हुई पारस के करीब आई, फिर बोली, तुम ठीक कहते हो। आज मैं अकेली ना होती, मेरी एक खतरनाक तंजीम होती तो ब्लैक सीक्रेट की पुरस्कार तंजीम की तरह मेरा भी रोब और दबदबा रहता। वो अचानक ही पारस से लिपट कर बोली, मैं क्या करूं? तुमसे बहुत डर लगता है, लेकिन तुम्हारे बगैर खाली खाली सी रहती हूं। जब भी ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट्स ने मेरा सुकून बर्बाद किया, मुझे चैलेंज किया, तो तुम याद आई। मैं पहली बार जुबान से कह रही हूँ, वो मर्द तुम हो, सिर्फ तुम हो जिसकी आगोश में मैं दुश्मनों से बेनियाज होकर आराम से सो सकती हूँ। मैं थक गई हूँ पारस, मेरे अंदर से तमाम अंदेशे निकाल कर मुझे सुला दो। उसने हाथ बढ़ाकर स्विच ऑफ कर दिया। तारीकी छा गई। तारीकी में तन्हाई हो तो डर लगता है। अगर डर निकालने वाला हो तो रत जगह भी होता है और नींद भी आ जाती है। वो जागती रही और सोती रही, सोती रही और जागती रही। सुल्ताना दिमागी तौर पर हाजिर होते ही रोने लगी। हाय, मैंने ये क्या कर दिया? पारस को नाकाम बनाना चाहती थी। उस चुड़ैल ने मेरे चोर ख्यालात से फरहाद भाई की हकीकत मालूम कर ली। मेरी हमाकत से मेरे बाबा का बयान गलत हो गया है। मेरे बाबा सच्चे आलम दीन थे, अब वो झूठे कहलाएंगे। मैं कभी अपने आप को मुआफ नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी। वो बेख्तियार बुड़बुड़ा रही थी। सलमान सो रहा था, उसकी आंख खुल गई। उसी वक्त लैला भी उसके दिमाग में आ गई। वो कहना चाहती थी कि अभी मरीना की बातों से घबराकर वो सोच में पड़ गई थी और सोचने के लिए अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई थी, मगर लैला कुछ न कह सकी। उससे पहले सलमान ने पूछ लिया, सुल्ताना क्या बात है? ये आधी रात को क्यों रो रही हो? वो रोते हुए बोली, आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई जिसके लिए मैं खुद को कभी मुआफ नहीं करूंगी। आखिर बात क्या है? मैं बहन की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि सिस्टर शौकन बनकर आए। मैंने सोचा अगर पारस सिस्टर की शर्त पूरी करने में नाकाम रहेगा, मरीना को अपनी तरफ माइल नहीं कर सकेगा, तो सिस्टर और फरहाद भाई की शादी नहीं हो सकेगी। मैं मरीना को पारस के खिलाफ भड़काने गई। उस कमीने ने मेरे चोर ख्यालात पढ़ लिए। उसे मालूम हो गया कि मेरे बाबा का बयान दुरुस्त नहीं था। फरहाद भाई अभी जिंदा हैं, मेरी बहन के शौहर हैं और अब सिस्टर से शादी करने वाले हैं। सलमान गुमसुम बैठा सुन रहा था। लैला सोच के जरिए कह रही थी, सुल्ताना ये क्या हो गया? मैं अपने बाबा की मर्जी के मुताबिक फरहाद को गुमराही से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही। तुम्हारे फरहाद भाई ने भी इतने बड़े आलमे दीन के बयान का भरम रखा। मुझसे शादी करने के बाद अपने अंदर के अय्याश फरहाद को मार डाला और फर्जी नाम इख्तियार कर लिया। एक तवील अरसे के बाद ये राज खुल रहा है और हमारे ही जरिए से खुल रहा है। सुल्ताना ने कहा, इतनी बड़ी गलती के बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। वो बिस्तर से उतर कर जाना चाहती थी। सलमान ने उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, होश में रहो। इंसान से बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, उन गलतियों का इलाज खुदकुशी नहीं है। वो रोते हुए बोली, मैं फरहाद भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे सिस्टर से बड़ी अकीदत थी। मैं उनके हर हुक्म की तामील करती थी। अब किस जुबान से कहूंगी कि मैंने उनके और पारस के खिलाफ साजिश की थी? सलमान ने कहा, सिस्टर को अभी तुमने अच्छी तरह नहीं समझा। वह सिर्फ दुश्मनों को मुआफ नहीं करती, अपनों की गलतियां तो फौरन भूल जाती हैं। चलो आओ सिस्टर के पास चलें। सोनिया सो रही थी। सलमान की सोच की लहरों को महसूस करते ही बेदार हो गई। वो बोला, मुआफ़ी चाहता हूँ, कुछ ज़रूरी बातें थी इसलिए हाजिर हुआ हूँ। सोनिया ने पूछा, क्या लैला और सुल्ताना ने कोई गलती की है? कमाल है सिस्टर, आपने कैसे जान लिया? औरत हूँ
और औरत की फितरत को समझती हूँ। लैला मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। वो मेरी परस्तिश कर सकती है, मगर मुझे शौकन की हैसियत से कबूल करते वक्त वो अंदर से टूट सकती है। मैंने सोचा ऐसे वक्त तो दोनों बहनों से गलतियाँ हो सकती हैं और उनकी गलतियों से दुश्मन फ़ायदा उठा सकती हैं। इसलिए मैंने फरहाद से कह दिया कि वो मरीना की तीनों कैदियों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दे। अब मैं पूछती हूँ, क्या उनकी किसी गलती से दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचने वाला है? ऐसी बात नहीं है सिस्टर, आप बहुत दूर तक सोचती हैं। सुल्ताना पारस के खिलाफ मरीना के पास गई थी, फिर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर वापस आ गई। सलमा ने बताया कि किस तरह दोनों बहनों ने अपने ही वालिद के बयान को झुटलाया है और फरहाद भाई की हकीकत मरीना पर जाहिर हो गई है। मरीना मुहिब्बे वतन है, वो अमरीकी हुकाम को फरहाद भाई के मुतल्लिक ज़रूर बताएगी। सुल्ताना अपनी गलती पर इतनी नादिम है कि आपसे और फरहाद भाई से मुंह छुपाने के लिए खुदकुशी करना चाहती है। मैंने उसे रोका है, प्लीज़ आप उसे समझाएं। दोनों बहनों को मेरे पास बुलाओ। वो दोनों रोते हुए बोली, हम हाजिर हैं सिस्टर, आप हमें सज़ा दें। क्या मेरी सज़ा कबूल करोगी? आप हुक्म दें, सज़ा सुनाएं, हम सज़ा पाने को तैयार हैं। मेरी तरफ से ये सज़ा है कि अपनी गलती पर शर्मिंदा रहने के लिए तबई उम्र तक जिंदा रहो। खुदकुशी का मतलब यह होगा कि सज़ा से बचने के लिए दुनिया से भाग रही हो। आप दुरुस्त कहती हैं, हमें शर्मिंदा रहने के लिए और आइंदा गलतियों से बचने के लिए जिंदा रहना चाहिए। जाओ और दिमाग को हदायत देकर सो जाओ। कल सुबह मेरे और फरहाद के निकाह में ज़रूर शरीक होना। वो तीनों चले गए। सोनिया ने आंखें बंद की, दिमाग को हदायत दी, फिर नींद में डूबती चली गई। अभी मेरे मुकद्दर में नींद नहीं थी। मैंने नए टेलीपैथी जानने वाले 3 कैदियों को 3 मुख्तलिफ तारीख कमरों में लाकर कैद किया था। मैं अपने एक बहुत ही अच्छे और सच्चे दोस्त किंग फर्नांडो का जिक्र बहुत पहले कर चुका हूँ। वो अमेरिका के चंद बड़े सरमायादारों में से एक था। हर मुल्क और हर बड़े शहर में उसकी दौलत और जायदाद थी। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में ऐसी कोठियाँ थीं जो मेरे पारस और अली तैमूर के लिए मखसूस थीं। वहाँ के तमाम जासूस किंग फर्नांडो पर कड़ी नज़र रखते थे। हुकूमत जानती थी कि वो मेरा जानी यार है। मेरे दोनों बेटों और सोनिया को इस मुल्क में हर तरह की इमदाद पहुंचाता है। किंग फर्नांडो ने किसी तरह के इल्ज़ाम से बचने के लिए कुछ जायदादें और कोठियाँ फर्जी नामों से खरीदी थीं। हम उन फर्जी नामों को इख्तियार करके उन कोठियों और जायदादों को अपने इस्तेमाल में लाते थे। उनमें से एक कोठी ऐसी थी जिसके तय खाने को तारीख कैद खाना बनाया गया। मैंने उसी कोठी में लैला के साथ क़याम किया। पेरिस के वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे सोनिया का निकाह मुझसे पढ़ाया जाने वाला था। इस बात पर लैला मुझसे नाराज़ होकर दूसरे कमरे में चली गई थी। दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था, खुद को मुझसे दूर कर रही थी। मैं चाहता तो उसके दिमाग में जा सकता था, लेकिन मैंने उसे रोने और दिल का बोझ हल्का करने के लिए छोड़ दिया। मुझे क्या मालूम था कि वो अपनी बहन सुल्ताना की बातों में आकर मरीना तक पहुंच जाएगी। वहां उनके साथ जो कुछ हुआ, इसके नतीजे में लैला खुद ही दरवाज़ा खोलकर रोती हुई बाहर आई। मैंने पूछा, आखिर शौकन के आने पर कब तक रोती रहोगी? वो बदस्तूर होते हुए बोली, लानत है मुझ पर। मैं ख्वामख्वाह शौकन की वजह से रो रही थी। मैं तो सिस्टर की परस्तिश करती हूँ। वो आपकी दुल्हन बने तो मैं उन्हें शौकन नहीं, बड़ी बहन समझती रहूंगी। आपकी खिदमत जैसे करती हूँ वैसे ही सिस्टर की खिदमत करूंगी। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हारे ख्यालात में ये इनकलाब कैसे आया? चंद घंटे पहले तुम शौकन की आमद पर नाराज़ होकर गई, आई और दरवाजे को अंदर से बंद किया। अब खुद दरवाज़ा खोलकर शौकन को खुशामदीद कह रही हो। ये मामला क्या है? तब उसने रो रो कर वो तमाम मामलात बताए, जिसके नतीजे में मरीना को मेरी हकीकत मालूम हो गई थी। दोनों बहनों को इसका ज़्यादा सदमा था, क्योंकि उनकी गलती की वजह से उनके वालिद का बयान गलत हो चुका था। मैंने पूछा, अब रोने से क्या हासिल होगा? क्या ये बात सोनिया को बताई गई है? जी हाँ, सुल्ताना शर्मिंदगी से खुदकुशी करना चाहती थी। सिस्टर ने हम बहनों को सज़ा सुनाई है कि हमें सारी ज़िंदगी शर्मिंदा रहने के लिए अपनी तबई उम्र तक जिंदा रहना होगा। ये सज़ा नहीं है, सोनिया की मोहब्बत है। वह तुम दोनों को जिंदा और बाअमल देखना चाहती है। लैला ने कहा, इतनी बड़ी बात हो गई, आप दुनिया पर ज़ाहिर होने वाले हैं। सिस्टर ने इसकी रोकथाम के लिए कोई मशवरा, कोई हदायत नहीं दी। अभी बात सिर्फ मरीना तक है। आप चाहें तो उसे यह राज फाश करने से रोक सकते हैं। मैंने कहा, हमें इस सिलसिले में कोई कदम उठाने से पहले जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी से मशवरा करना चाहिए। तुम सुल्तान और सलमान के साथ उनके पास जाओ, उन्हें तमाम हालात बताओ, फिर उनकी हदायत सुनकर आओ। वो मेरे पास बैठकर ख्याल ख्वानी की परवास करती हुई चली गई। शाम का वक्त था, सर्दी खांसी थी। मैं कॉफ़ी तैयार करने किचन में आ गया। जब 2 प्याली कॉफ़ी लेकर कमरे में आया तो लैला मेरी तरफ आ रही थी। मुझसे एक प्याली लेते हुए बोली, जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी साहब फरमाते हैं, मरीना को जबरन ना रोका जाए, क्योंकि आपकी हकीकत कल सुबह 10 बजे खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाएगी। मैंने ताज्जुब से पूछा, कैसे ज़ाहिर हो जाएगी? जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी साहब सिस्टर का निकाह आपके साथ पढ़ाएंगे तो निकाह नामे में आपका असल नाम फरहाद अली तैमूर लिखा जाएगा और कल ही की तारीख, महीना और साल भी लिखा जाएगा। जब इतने बड़े आलिम और बुजुर्ग निकाह पढ़ाएंगे और अपने दस्तखत करेंगे तो इसके बाद आप मरहूम नहीं कहलाएंगे। वह निकाह नामा आपकी ज़िंदगी की तस्दीक करेगा। मैंने कहा, तुम्हारे वालिद भी बहुत बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने तस्दीक की थी कि मैं इस दुनिया से उठ चुका हूँ। बाबा साहब के इदारे के 2 उलमाए दीन के बयान में तजाद पैदा हो जाएगा। मैंने यही सवाल किया था। मोहतरम तबरेज़ी साहब ने फरमाया कि हमारे वालिद ने जिस गुमराह फरहाद की मौत की तस्दीक की थी वह दुरुस्त है कि मर चुका है।
आज एक नया फरहाद जिंदा है। दूसरी बात यह कि सोनिया और फरहाद का निकाह ना हुआ तो फरहाद की आइंदा नस्लें अपने खानदानी शजरे पर शर्मिंदा रहा करेंगी और यह बड़ी बेहयाई की बात होगी। जो गुजर चुकी है उसके लिए ना सोचो, अपनी औलाद के मुस्तकबिल को काबिल फ़ख्र बनाओ। मैंने कहा, मोहतरम तबरेज़ी साहब ने जो बातें तुम्हें समझाई हैं वो सोनिया पहले ही समझ गई थी, इसीलिए उसने तुम लोगों को मशवरा नहीं दिया कि मुझे ज़ाहिर होने से रोका जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोस्त और दुश्मन मुझे एक नया फरहाद तस्लीम करें और तुम्हारे वालिद का यह बयान दुरुस्त साबित हो कि गुमराह फरहाद हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। लैला ने मेरे कदमों में बैठकर कहा, आप बहुत अच्छे हैं, वाकई बदल चुके हैं। मैं नादिम हूं कि पारस के खिलाफ साजिश की। मैंने उसे कदमों से उठाकर अपने पास बिठाते हुए कहा, पारस साजिश प्रूफ है। तुम बहनों ने नादानी में साजिश की थी। मुझे यकीन है मेरे बेटे पर कोई असर नहीं पड़ा होगा। सिस्टर का मंसूबा यह था कि मरीना को अपनी तरफ माइल किया जाए और हमने मरीना को पारस के खिलाफ भड़का दिया है। हाँ, अगर मरीना उससे बदजन हो जाएगी तो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। मुझे पारस से रब्ता करके हालात मालूम करना चाहिए। लैला ने घड़ी देखी, फिर कहा, आप अभी रब्ता न करें। क्यों, कोई खास बात है? जी हाँ, पेरिस के वक्त के मुताबिक वहाँ रात के 3 बजे होंगे। पारस हमारी बहू जोजो के पास होगा। जवान बेटे के पास सुबह जाना मुनासिब होगा। लैला ने अक्ल की बात समझाई थी। मैं 3 घंटे बाद पारस के दिमाग में पहुंचा। उसने कहा, ओ पापा, बड़ी देर से इंतजार करूं। टेलीपैथी जानता तो दिमागी तौर पर परवाज करके आपको खुशखबरी सुनाने पहुंच जाता। मरीना हमारी है और हमेशा हमारी रहेगी। क्या वाकई? जी हाँ, अभी मैं लंदन में मरीना के पास हूँ। इस वक्त मरीना कहाँ है? मेरे पास है, मेरे दिमाग में है, आपकी बातें सुन रही है। मैंने कहा, हेलो मरीना। वो बोली, हेलो पापा। मैं आपको पापा कह सकती हूँ? पापा कह रही हो और इजाज़त भी ले रही हो। वो हंसने लगी, फिर बोली, पारस की एक बात मेरे दिल को लगी है कि मैं तन्हा बड़ी बड़ी खतरनाक तंजीमों से मुकाबला नहीं कर सकूंगी। यहूदी तंजीम के लोग मेरे दुश्मन बन चुके हैं। मेरे ही मुल्क का ब्रेन मास्टर और 4 ब्लैक सीक्रेट्स मुझे मेरे ही मुल्क के हुक्काम की नज़रों में गिराना चाहती हैं। मेरी सलामती इसी में है कि मैं भी एक मजबूत तंजीम बनाऊं और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दूं। तुम दानाई से सही लाइन पर सोच रही हो। ये मेरे दिल का फैसला है कि मैं सिर्फ पारस पर भरोसा करूंगी। हर पहलू से आपकी टीम में रहूंगी, लेकिन मेरी 2 बातें आपके मजाज के खिलाफ होंगी। वो 2 बातें क्या हैं? एक तो ये कि ट्रांसफार्मर मशीन मेरे मुल्क की मलकियत है। मैं आप लोगों को उस मशीन तक कभी पहुंचने नहीं दूंगी। मैंने कहा, तुम ये जमानत दो कि उस मशीन से शैतान टेलीपैथी जानने वाले पैदा नहीं होंगे। वो बोली, उस मशीन के इंचार्ज अभी 4 ब्लैक सीक्रेट्स हैं। जब वो मशीन और टेलीपैथी जानने वालों का शोबा मेरे हाथ में आएगा तो आपकी मर्जी के मुताबिक एक भी शैतान पैदा होने नहीं दूंगी। फिर तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये शोबा ब्लैक सीक्रेट्स के हाथों से निकलकर तुम्हारे हाथों में आ जाए। वो बोली, मेरी दूसरी बात जो आपके मजाज के खिलाफ है वो ये है कि मैं मुहिब वतन हूँ और आप मेरे मुल्क के दुश्मन हैं। मैं तुम्हारे मुल्क की पॉलिसियों का दुश्मन हूँ, तुम भी दुश्मन हो। इसलिए तुमने टेलीपैथी जानने वालों को इसराइल भेजने की मुखालफत की। तुम्हें भी अपने हुक्काम से शिकायत है कि उन्होंने टेलीपैथी का शोबा गलत हाथों में दिया है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे हुक्काम से मुझे जितनी शिकायतें हैं उतनी ही तुम्हें भी शिकायतें हैं। आप वाकई फरहाद अली तैमूर हैं। आपने मुझे लाजवाब कर दिया है। अच्छा पापा, अगर ये तमाम शिकायतें दूर कर दूं तो मेरे जैसा तुम्हारे मुल्क का दोस्त और वफादार कोई नहीं होगा। तुमने ये नहीं देखा कि हुकूमत फ्रांस को मुझसे और मेरी फैमिली की दोस्ती से कितना फ़ायदा पहुंचता है? वो बोली, बेशक मैं आंखों से आपकी और हुकूमत फ्रांस की दोस्ती देखती आ रही हूँ, फिर भी ये समझ ना सकी कि आपकी फैमिली मेरे मुल्क की भी दोस्त बन सकती है। पारस ने कहा, अब तो समझ गई हो। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वह मुस्कुराते हुए पारस की गर्दन में बाहें डालकर बोली, हाँ, मैं अपने घर में आ गई हूँ। पारस गड़बड़ा कर बोला, क्या कर रही हो? पापा हैं। मैंने हंसते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जा रहा हूँ। वो बोली, ठहरिए पापा, एक बात और है। क्या मुझे अपने आला हुक्काम से आपका जिक्र करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए, बल्कि उन्हें मेरी शादी की दावत भी दो। ब्रेन मास्टर और 4 ब्लैक सीक्रेट से कहो कि वो ख्याल खोनी के जरिए मेरी शादी में शरीक हो सकती हैं। ठीक 3 घंटे बाद होगी। मैं पारस के दिमाग से चलाया। लैला सो रही थी। मैं तमाम रात जागता रहा था। मैंने बिस्तर पर लेटकर दिमाग को 2 घंटे तक सोने की हदायत की, फिर सो गया। उधर मरीना ने सुपर मास्टर के पास पहुंचकर कहा, आला हुक्काम, फौजी अफसरान, ब्रेन मास्टर और 4 ब्लैक सीक्रेट को फौरन हंगामी इजलास में बुलाओ। सुपर मास्टर ने कहा, मुल्क के इतने बड़े बड़े ओहदेदारों को फौरन कैसे बुलाऊं? क्या तुमने बच्चों का खेल समझ लिया है? जब चाहा खेलने के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया। वो बोली, तुम उन 4 ब्लैक सीक्रेट्स के चमचे हो, उनकी फरमाइश पर इजलास मुनक्किद करते हो, जबकि मैं एक बहुत बड़े खतरे से आगाह करना चाहती हूँ। मुझे अफसोस है, 4 ब्लैक सीक्रेट्स एक बहुत ही अहम मामले में मसरूफ़ हैं। जनरल साहब मुल्क से बाहर हैं। ब्रेन मास्टर तुमसे बात करना गवारा नहीं करता। आला हुक्काम तुम्हारी जिद और हट धर्मी से बेजार हो गए हैं, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम कितनी गिर चुकी हो। अब तुम्हारे गिरने की बारी है सुपर मास्टर। ठीक है, हंगामी इजलास ना बुलाओ,
लेकिन मुल्क के तमाम अकाबरीन को यह बुरी खबर सुना दो कि फरहाद अली तैमूर जिंदा है। बकवास है, क्या तुम्हें चौंका देने वाली और कोई इतला नहीं मिली? वो बोली, पेरिस के वक्त के मुताबिक 10 बजे जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी साहब के दिमाग में जाओ। ठीक उस वक्त वो सोनिया और फरहाद का निकाह पढ़ाने वाले हैं। बाबा साहब के इदारे के इतने बड़े बुजुर्ग फ्रॉड निकाह नहीं पढ़ाएंगे और सोनिया जैसी फौलाद औरत फरहाद के सिवा किसी और से निकाह कबूल नहीं करेगी। पारस और अली तैमूर जैसे गैरतमंद बेटे किसी दूसरे को फरहाद कहकर अपनी माँ को गाली नहीं देंगे। जब हर पहलू से तुम लोगों को यकीन हो जाएगा कि फरहाद जिंदा है तो फिर तुम्हारा बाप भी हंगामी इजलास मुनक्किद करेगा। डैट्स ऑल। मरीना उसके दिमाग से निकल गई। मेरी नई जिंदगी की खबर सुनकर किसी को यकीन नहीं आ सकता था। इस खबर की तस्दीक के लिए जनाब तबरेज़ी साहब के पास जाना ज़रूरी था। सुपर मास्टर की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट 10 बजे से पहले ही जनाब तबरेज़ी साहब के पास आकर कहने लगे, क्या वाकई फरहाद अली तैमूर जिंदा है? अगर जिंदा है तो एक तवील अरसे तक रूपोश क्यों रहा? जनाब तबरेज़ी साहब ने जवाब दिया, फरहाद अली तैमूर जिंदा है। आधे घंटे बाद ख्याल ख्वानी के जरिए सोनिया का उससे निकाह पढ़ाया जाएगा। तुम्हारे मुल्क के और जितने हुक्काम ख्याल ख्वानी जानते हैं वो भी इस शादी में शरीक हो सकती हैं। शादी के बाद आप हजरात जो सवाल करना चाहते हैं उनके जवाब सोनिया और फरहाद देंगे। इसके बाद एक सुपर ताकत ने दूसरी सुपर ताकत को मेरे जिंदा होने की बुरी खबर सुनाई। हॉटलाइन और फैक्स के जरिए चंद मिनटों में इसराइली हुक्काम और दूसरी खतरनाक तंजीमों को भी ये परेशान कुन खबर सुना दी गई। बैनुल अक़वामी नशरियाती राब्ता रखने वाली कंपनी के नुमाइंदे कैमरे वगैरह के साथ बाबा साहब के दायरे में पहुंच गए। सोनिया और मेरे मुतल्लिक ये नहीं बताया गया कि हम किस मुल्क में हैं। वो लोग सारी दुनिया की टीवी स्क्रीन पर मेरी और सोनिया की शादी के मनाजिर देखना चाहते थे। जब बाबा साहब के इदारे के इंचार्ज ने सख्ती से कह दिया कि दुल्हा दुल्हन का पता ठिकाना नहीं बताया जाएगा तो उन्होंने पूछा, ख्याल ख्वानी के जरिए निकाह पढ़ाया जाएगा तो दुनिया वालों को कैसे मालूम होगा? इंचार्ज ने जवाब दिया, मिस्टर फरहाद और मादाम सोनिया के पास फैक्स मशीन के जरिए निकाहनामा भेजा जाएगा। फिर 3 मिनट के अंदर दुल्हा दुल्हन दस्तखत करके वो निकाहनामा जनाब तबरेज़ी साहब के पास भेज देंगे। इसके बाद बैनुल अक़वामी नशरियाती राब्ते पर वो निकाहनामा सारी दुनिया की टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। एक नुमाइंदे ने सवाल किया, हम मादाम सोनिया और मिस्टर फरहाद से किस तरह इंटरव्यू कर सकेंगे? जवाब मिला, कैमरे के सामने आपका एक आदमी रहेगा। मिस्टर फरहाद उसके दिमाग में रहकर सवालों के जवाब देंगे। मादाम सोनिया टेलीपैथी नहीं जानती हैं, उनसे किस तरह इंटरव्यू होगा? जवाब दिया गया, सलमान वास्ती की शरीके हयात बेगम सुल्ताना वास्ती कैमरे के सामने आकर जवाबात देंगी। चूंकि लैला मेरे साथ अमेरिका में थी और सुल्ताना पेरिस में, इसलिए सोनिया की नुमाइंदगी सुल्ताना करने वाली थी। वहां के वक्त के मुताबिक ठीक 10 बजे फैक्स की मशीन के जरिए मेरे पास निकाहनामा आया। उसमें मेरी दुल्हन का नाम सोनिया लिखा हुआ था। मैंने उस पर दस्तखत किए, फिर बाबा साहब के दायरे के फैक्स कोड नंबरों पर वापस फैक्स कर दिया। दूसरी तरफ से सोनिया का दस्तखत शुदा निकाहनामा मौसूल हुआ। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी ने ख्याल ख्वानी के जरिए पहले सोनिया के पास जाकर निकाह कबूल कराया। फिर मेरे पास आकर कहा, बेटे मैंने ये पहली दुल्हन देखी है जो अपने निकाह के वक्त बिल्कुल तन्हा थी। तेल अबैब में दुश्मन उसे तलाश करते फिर रही हैं, इसलिए अपना पराया कोई उसकी खुशी में शरीक नहीं है, सिर्फ मैंने उसे मुबारकबाद दी है। उन्होंने मुझसे भी निकाह कबूल कराया। फिर कहा, बाबा फरीद वास्ती मरहूम की ये वसीयत थी कि जब तक उनकी बेटी सोनिया को फरहाद जायज़ हकूक ना दे उस वक्त तक इस इदारे के तमाम बुजुर्ग और जिम्मेदार अफराद फरहाद से कोई रब्ता न रखें और न ही फरहाद को इदारे में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। आज से तुम्हारे लिए इदारे के दरवाजे खुल चुके हैं। मैंने शुक्रिया अदा किया। फिर सोनिया के दिमाग में आया, वहाँ लैला मुझसे पहले मुबारकबाद देने पहुंच गई थी। सोनिया से कह रही थी, सिस्टर इस खुशी के मौका पर मेरी एक बात मान लें। आपने पारस से मरीना वाली जो शर्त रखी है वो शर्त ख़त्म कर दें। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप अपने शौहर के साथ इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारें। सोनिया ने कहा, क्या तुम नहीं जानती कि पारस इस मंसूबे में कामयाब हो गया है? अब मरीना को मेरी बहू बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन मरीना चारों तरफ से मसाइल में घिरी हुई है। जब तक वो पारस के ताउन से मसाइल का बोझ कम नहीं करेगी तब तक वो शादी नहीं करेगी। मैंने आइंदा नस्ल को अपने होने वाले पोते पोतियों को मुतमईन करने के लिए फरहाद से निकाह पढ़वाया है। अब मैं तुम्हारी सिस्टर ही नहीं सौकन भी हूँ। तुम फराख दिली से मुझे इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारने को कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी दिली ख्वाहिश कैसे पूरी करूं? मियाँ साहिब मगरिब में हैं, मैं मशरिक में हूं। जब तक पापा डूक को जहन्नुम में नहीं पहुंचाऊंगी इज़्दवाजी जन्नत में नहीं आ सकूंगी। मैं खामोशी से दोनों की बातें सुन रहा था। जब लैला चली गई तो मैंने कहा, सोनिया आज मैं मजहबी और कानूनी तौर पर तुम्हारी तरफ लौट आया हूँ। मुझे शिद्दत से अपनी खुदगर्जी और हरजाईपन का एहसास हो रहा है। मैं बरसों पहले तुमसे निकाह पढ़वा कर तुम एक औरत का मान मर्तबा दे सकता था, लेकिन आज मैं तुम्हारी कदर कर रहा हूँ। जैसे आज मेरी आंख खुली है, जैसे आज ही मुझे अक्ल आई है। बेशक आज से पहले बेअक्ली की जिंदगी गुजारता आया हूँ। वह सर्द आ भर कर बोली, जो हुआ उसे भूल जाओ। जहाँ से जागे वहीं से सवेरा समझो। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, फिर सही अभी इंटरव्यू के लिए हाजिर होना है।
जाने से पहले एक बात सच सच कह दो, तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। मेरी मोहब्बतें तुम्हारे लिए थीं, तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारे ही लिए रहेंगी। अब जाओ। उसने सांस रोक ली। बाबा साहब के दायरे में बैनुल अक़वामी नशरियाती राब्ता कायम करने वाली कंपनी के नुमाइंदे मेरे मुंतजिर थे। मुझसे पहले वहां सुल्ताना आ गई थी, इसलिए कैमरे के सामने एक नुमाइंदा उसे पूछ रहा था, मिसेस वास्ती, मादाम सोनिया टेलीपैथी नहीं जानती हैं, फिर तुम हमारे सवालों के जवाब मादाम से कैसे हासिल करोगी? सुल्ताना ने कहा, मैं टेलीपैथी जानती हूँ। नुमाइंदे ने कैमरे को देखते हुए कहा, नाजरीन, आपके लिए दिलचस्प और हैरान कुन इतला होगी कि फरहाद अली तैमूर की फैमिली में टेलीपैथी जानने वालों की कसरत है। आपके सामने मिसेस सुल्ताना वास्ती तशरीफ रखती हैं। ये मिस्टर फरहाद की दूसरी वाइफ लैला की बहन है। मिसेस लैला फरहाद भी टेलीपैथी जानती हैं। मिस्टर फरहाद की बहू मिसेस जेनिफर पारस उर्फ जोजो को भी इल्म आता है और मिस्टर सलमान वास्ती भी ख्याल ख्वानी करते हैं। इस मुख्तसर से तारुफ के बाद मैं मिसेस वास्ती के जरिए मादाम सोनिया से सवाल करता हूँ, उनकी उम्र क्या है? अगर उम्र ज़्यादा है तो उन्होंने लेट शादी क्यों की? सुल्ताना ने सोनिया से जवाब पूछा। फिर कैमरे के सामने बोली, सिस्टर सोनिया कहती हैं मैंने लेट शादी नहीं की, शादी इसलिए हुई है कि ये मेरी शादी की उम्र है। नुमाइंदे ने कहा, आप सवालों के जवाब खूब तोड़ मरोड़ कर देती हैं, सवाल करने वाले को लाजवाब कर देती हैं, लेकिन मैं अपने पहले सवाल पर कायम हूँ। सोनिया ने सुल्ताना के जरिए जवाब दिया, अगर आपके ख्याल में शादी देर से हुई है तो इसकी वजह यह है कि मैं फरहाद के जिंदा होने का इंतजार कर रही थी। मादाम, आप तस्लीम कर रही हैं कि मिस्टर फरहाद मर चुके हैं और मौजूदा फरहाद कोई दूसरा शख्स है। फरहाद की जिस्मानी तौर पर मौत वाक़ई नहीं हुई थी। दरअसल बाबा फरीद वास्ती मरहूम फरहाद की गुमराही से नाराज़ थे, उसे इदारे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। बाबा मरहूम के बाद लैला और सुल्ताना के वालिद इसी इदारे के बुजुर्ग और आलम दीन रहे। उनका फैसला था कि अगर गुमराह फरहाद को मार डाला जाए और उसके अंदर के सच्चे और इंसान दोस्त फरहाद को जिंदा रखा जाए तो वह तमाम शिकायत दूर हो जाएंगी जो बाबा फरीद वास्ती मरहूम को थी। इस नेक मकसद के लिए लैला और सुल्ताना के वालिद ने बयान दिया था कि फरहाद मर चुका है। इस बयान के पीछे एक नया फरहाद जन्म लेने के लिए गोशा नशीनी इख्तियार कर चुका था। आज वाकई वो नया फरहाद बन चुका है। मौजूदा आलम दीन जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी साहब ने फरहाद के लिए बाबा साहब के इदारे के दरवाजे खोल दिए हैं। इन हालात में शादी लेट हुई है तो यह समझ में आने वाली बात है। प्लीज़, आपका दूसरा सवाल लेट हो रहा है। नुमाइंदे ने दूसरा सवाल किया, आप पूरे यकीन से कैसे कह सकती हैं कि बरसों मुर्दा रहने वाले फरहाद से ही आपकी शादी हुई है? खुदा ना करे मेरी शादी किसी मुर्दे से हो, और खुदा ना करे मेरी शादी उस गुमराह फरहाद से हो। उसकी गुमराही को मौत आई तब मैंने शादी की है। आप दुश्मनों को कैसे यकीन दिलाएंगी कि मिस्टर फरहाद आपके जीवन साथी हैं और ये साहब कोई फर्जी फरहाद नहीं है? आप अली तैमूर को स्क्रीन पर बुलाएं, जवाब मिल जाएगा। अली तैमूर कैमरे के पीछे मौजूद था। वो सामने सुल्ताना के पास आकर बैठ गया। नुमाइंदे ने पूछा, मिस्टर अली, आज मादाम का निकाह जिस फरहाद से पढ़ाया गया है, क्या उसे अपना बाप तस्लीम करते हो? बेशक तस्लीम करता हूँ। तुमने किन सबूत की बिना पर तस्लीम किया है? यही सवाल मैं करूंगा कि आप किन सबूत की बिना पर बाप को बाप तस्लीम करते हैं? सारी दुनिया की औलाद के सामने सिर्फ एक गवाह होती है और वो है माँ। जब माँ कहती है कि फलां हमारा बाप है तो वही हमारा बाप होता है, वरना किसी को बाप कहने के लिए दुनिया जहां के सबूत जमा करते फिरो सब बेकार होती हैं। इस रिश्ते की सिर्फ एक गवाह होती है, माँ, सिर्फ माँ। अचानक सुल्ताना की जुबान बोल पड़ी। वो कहने लगी, मैं सुल्ताना की जुबान से रसवंती बोल रही हूँ। मैं एक तवील अरसे से मैदान अमल में नहीं हूँ और मजीद कुछ अरसे तक आराम करूंगी। चूंकि मेरे बेटे की इज्जत का मामला है इसलिए गवाही देने आई हूँ। मेरा अली तैमूर मेरे शौहर फरहाद का खून है। जब मैं खून को पहचानती हूँ तो शौहर को भी पहचानती हूँ। आज सोनिया की शादी जिससे हुई वो मेरा शौहर फरहाद है। नुमाइंदे ने पूछा कि आपको इस शादी से सदमा नहीं पहुंच रहा? सदमा, और वो भी सोनिया से पहुंचेगा? आप ये समझ ही नहीं सकते कि सोनिया कितनी अजीम औरत है। वो फरहाद की ज़िंदगी में मुझसे पहले आई। मैंने शादी कर ली लेकिन उसने मेरी खुशी की खातिर फरहाद से अब तक शादी नहीं की और अब भी ना करती। लेकिन हमें अपनी औलाद को और औलाद की औलाद को अपने रिश्तों और मोहब्बतों का हिसाब देना पड़ता है। सोनिया ने एक बार शादी ना करके मुझ पर एहसान किया था, आज शादी करके दूसरी बार मेरी औलाद पर एहसान कर रही है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। खुदा हाफिज। नुमाइंदे ने कहा, नाजरीन, मादाम रसवंती और उनके साहिबजादे मिस्टर अली तैमूर ने शुबहात दूर कर दिए। मादाम रसवंती की शर्म हया और शौहर परस्ती को दोस्त और दुश्मन सभी मानते हैं। ऐसी हया वाली किसी दूसरे को फरहाद और अपना शौहर तस्लीम नहीं करेगी और अली जैसा गैरतमंद किसी दूसरे को बाप कहने की बेगैरती नहीं करेगा। अब मैं एक शख्स को आपके सामने ला रहा हूँ। मिस्टर फरहाद उसकी ज़ुबान से आपको अपनी आवाज़ सुनाएंगे और हमारे सवालात के जवाब देंगे। कैमरे के सामने पोजीशन बदल गई। सुल्ताना और अली तैमूर चले गए। एक शख्स आकर बैठ गया। मैंने नुमाइंदे के जरिए उसकी आवाज़ सुनी, फिर उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी ज़ुबान से कहा, मैं फरहाद अली तैमूर हाजिर हूँ। नुमाइंदे ने कहा, मिस्टर फरहाद अली तैमूर, इस वक्त बड़े बड़े ममालिक के हुक्काम और फौजी अफसरान, जुराइम पेशा तंजीमों के तमाम सरबराह,
बदनाम ज़माना दहशतगर्द और तखरीबकार वगैरह अपने अपने टीवी स्क्रीन के सामने आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। क्या ही अच्छा होता अगर आप बनफ्से नफीस यहाँ मौजूद होते और तमाम दोस्त दुश्मन आपको स्क्रीन पर देखते। मैंने कहा, मुझे स्क्रीन पर लाने के लिए आपकी टीम कैमरा लेकर इस मुल्क में आती जहां अभी मैं हूं। इस तरह उस मुल्क के हुक्काम और इंटेलिजेंस वालों की नींदें उड़ जाती। अभी वो मुतमईन है कि फरहाद किसी दूसरे मुल्क में है। नुमाइंदे ने मुस्कुराकर कहा, आप इस अंदाज में जवाब देकर तमाम ममालिक के काबरीन को बेचैनी में मुब्तला कर रहे हैं। हर एक इस अंदेशे में मुब्तला रहेगा कि आप उसके मुल्क में हैं, और हर एक खुद को यह तसल्ली भी देगा कि मैं उसके घर, उसके दिमाग में नहीं हूं। आप अक्सर दोहरी बातें करते हैं, दोहरी चालें चलती हैं, और यही आपके फरहाद होने का सबूत है। क्या यह सच है कि आपने गोशा नशीनी इख्तियार की थी और पहले गुमराह थे, अब नहीं है? मैं अपने मुतल्लिक कहूंगा कि अब गुमराह नहीं रहा तो ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात होगी। आप सब्र करें, मैं मंजर-ए-आम पर आया तो मेरा किरदार भी सामने आ जाएगा। रह गई गोशा नशीनी वाली बात, तो मैं तारिकुल दुनिया होकर इबादत में मसरूफ नहीं था, तो फिर क्या करते फिर रहे थे? दुश्मनों के अंदर सुरंग बनाता रहा और दोस्तों के अंदर मोहब्बतें बढ़ाता रहा। क्या आप दुश्मनों के नाम बताना चाहेंगे? दुश्मनों को अपने नाम मालूम हैं, फिर मैं उनके नाम क्यों याद दिलाऊं? नुमाइंदे ने कहा, मेरे दिमाग में चंद मुल्कों के टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ से सवालात कर रहा हूं। वो नुमाइंदा ये नहीं जानता था कि मैं भी उसके दिमाग में हूं और जवाब देते वक्त उस शख्स के अंदर चला जाता हूं जो कैमरे के सामने मेरी गुफ्तगू का जरिया बना हुआ है। इस वक्त एक शख्स नुमाइंदे के दिमाग में कह रहा था, फरहाद से पूछो, जब वो गोशा नशीन रहकर दुश्मनों के अंदर सुरंग बनाता रहा था तो फिर जाहिर होने की क्या जरूरत है? क्या वो दुश्मनों को खौफजदा करना चाहता है? क्या वो दुश्मनों के अंदर रास्ता बनाने की एक भी मिसाल पेश कर सकते हैं? नुमाइंदे ने मुझे यह सवाल सुनाया। मैंने कहा, हाँ, मैं अभी मिसाल पेश करूंगा। सवाल करने वाला 5 मिनट इंतजार करे, उस वक्त तक दूसरा टेलीपैथी जानने वाला सवाल करे। इस बार सवाल करने वाली एक औरत थी। उसकी आवाज़ और लहजा बिल्कुल नया था। मैंने पहली बार वो आवाज़ सुनी थी। वो कह रही थी, फरहाद हक और इंसाफ की बात करता है। अगर फरहाद जिंदा है तो यह नाइंसाफ़ी क्यों है कि बड़े ममालिक के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं है? अगर एक मुल्क में 4 टेलीपैथी जानने वाले हैं तो दूसरे बड़े मुल्क में भी 4 ख्याल ख्वानी करने वालों को होना चाहिए। अगर फरहाद जिंदा है तो ताकत का तवाज़ुन कायम रखने के लिए ट्रांसफार्मर मशीन को ख़त्म करे। मैंने जवाब दिया, बीबी एल्पा, मास्कमैन ने तुम्हारी आवाज़ और लहजा बदल दिया है। तुम्हें दुनिया वालों से छुपाकर 7 पर्दों में रखता है ताकि सोनिया जोजो की तरह तुम्हें भी छीन कर न ले जाए। तुमने जो सवाल किया उसमें मास्कमैन की सियासत भरी हुई है। उसे यकीन है सोनिया और पारस कभी एल्पा तक नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन वो इस फिक्र में घुल रहा है कि ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए दुश्मन बेशुमार टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर रहा है। मास्कमैन तुम्हारे जरिए हक और इंसाफ की बात करके मुझे भड़का रहा है कि मैं ट्रांसफार्मर मशीन को तबाह करने के लिए सुपर मास्टर के पीछे पड़ जाऊं। मास्कमैन को इस बात का मातम करना चाहिए कि 7 पर्दों में छुपाकर रखी जाने वाली एल्पा को मैंने पहचान लिया है। फिर मैंने नुमाइंदे से कहा, तुम्हारे दिमाग में जिसने पहला सवाल किया था वो ब्रेन मास्टर कहलाता है। मैंने कहा था उसे 5 मिनट के बाद जवाब दूंगा। ऐसे इसलिए कहा था कि मेरा जवाब सुनकर एल्पा भाग जाती। मैंने दुश्मनों के अंदर पहुंचने के रास्ते बनाए हैं। तुम्हारे 4 ब्लैक सीक्रेट्स का दावा है कि कोई चालाक से चालाक जासूस भी उनके खुफिया अड्डे तक कभी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि वो अड्डा ना जमीन में है ना आसमान में। मैं जानता हूं वो समुद्र में है। 4 ब्लैक सीक्रेट्स एक आबदोज में खास मीटिंग के वक्त मुलाकात करते हैं, फिर वहां से चले जाती हैं। फिर मैंने नुमाइंदे से मुस्कुराकर कहा, अब कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे जरिए सवाल नहीं करेगा। अगर कोई तुम्हारे दिमाग में है तो सवाल करे। नुमाइंदे ने आवाज़ दी, मजीद सवालात करने की दावत दी, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कहा, पहले तुम्हारे दिमाग से एल्पा भागी, फिर ब्रेन मास्टर भाग गया। अमेरिका और रूस की तरह इसराइल में भी एक टेलीपैथी जानने वाला पापा डूक है। वो भी मेरी हकीकत मालूम करने तुम्हारे दिमाग में आया होगा, फिर चुपचाप चले जाने में ही अपनी खैरियत समझी होगी। मेरे मंजर-ए-आम पर आते ही दुनिया वालों ने अच्छा खासा तमाशा देख लिया है। मेरा ख्याल है अब ये कैमरा बंद कर देना चाहिए। कैमरा बंद हो गया। फिल्म बंदी की लाइट्स ऑफ हो गईं। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। लैला ने कहा, मैं टीवी पर आपकी बातें सुन रही थी। आपने अल्पा को उसकी बातों से खूब पकड़ा है, लेकिन ये आपको कैसे मालूम हुआ कि 4 ब्लैक सीक्रेट्स का खुफिया अड्डा आबदोज में है? मैंने कहा, उनके अहमकाना दावे से पता चल गया। बड़ा बोल बोलने वाले अपनी ही बातों से फंसते हैं। ब्रेन मास्टर ने कहा था 4 ब्लैक सीक्रेट को दुनिया का कोई जासूस तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि उनका खुफिया अड्डा ना तो जमीन पर है ना आसमान में। फिर तो तीसरी और आखिरी जगह समुंदर ही है, और समुद्र की गहराई में सबसे महफूज जगह आबदोज ही हो सकती है। ये मैंने यकीनी कियास आराई की थी। ब्रेन मास्टर के भाग जाने से या खामोश रहने से मेरे कियास या अंदाजे की तस्दीक हो गई। मैं सोनिया के पास आया। वो बोली, तुमने बड़ी हेरा फेरी से जवाबात दिए हैं। अमेरिका, रूस और इसराइल में आला हुक्काम के हंगामी इजलास हो रहे होंगे। सोनिया, तुम मास्कमैन के पास जाओ, तुम्हारे लिए सुल्ताना और सलमान ख्याल ख्वानी करेंगे। लैला इसराइल के जनरल टायर के पास जाएगी और मैं मरीना के साथ उसके आला हुक्काम के हंगामी इजलास की रुदाद मालूम करूंगा। मैंने लैला को जनरल टायर के पास जाने के लिए कहा, फिर मरीना के दिमाग पर दस्तक दी। उसने सांस रोक ली।
मैंने पारस से कहा, मरीना को अपने दिमाग में बुलाओ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उधर मरीना पारस से कह रही थी, ब्रेन मास्टर दिन रात में एक बार ज़रूर मेरे दिमाग में आना चाहता है। उसका ख्याल है कभी तो मैं बीमार पड़ूंगी या किसी तरह जख्मी होकर दिमागी तौर पर कमज़ोर हो जाऊंगी तो उसे मेरे दिमाग में जगह मिल जाएगी। फिर वो तनवीर में अमल करके मुझे अपनी मामूला बनाएगा। अभी चंद सेकंड पहले वो फिर मेरे पास आना चाहता था। मैंने सांस रोक ली। पारस ने कहा, तुम्हें इसी तरह मोहतात रहना चाहिए, लेकिन अभी पापा तुम्हारे पास आना चाहते हैं। अब वो मेरे पास हैं, तुम भी मेरे दिमाग में आ जाओ। वो पारस के दिमाग में आकर बोली, हेलो पापा। मैं इंटरव्यू के वक्त उसी नुमाइंदे के दिमाग में थी। ब्रेन मास्टर को बोलते हुए सुन रही थी, बेशक आप जागते हुए जहन के मालिक हैं। आपने अल्पा को भी पहचान लिया, जबकि उसकी आवाज़ और लहजा मुख्तलिफ हो गया है। चारों ब्लैक सीक्रेट के होश उड़ गए होंगे। मैं अभी जाकर मालूम करती हूँ कि आपकी वो आबदोज वाली बात किस हद तक दुरुस्त है। मैंने कहा, तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं भी तुम्हारे मुल्क के आला हुक्काम की बातें सुनना चाहता हूँ। वास्ते वो बोली, पापा आप बहुत कह रही हैं। आप मुझे बताए बगैर भी वहाँ पहुँच सकती हैं। हमारी दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से आप गुजर नहीं सकते? आप मुझे खुश करने के लिए मेरे एतराज़ात को अहमियत दे रहे हैं। आइए, मैं सुपर मास्टर के पास जा रही हूँ। मैंने कहा, सुना है मौजूदा सुपर मास्टर योगा का माहिर है। हाँ, पहले था। शराब नोशी ने सांस रोकने की सलाहियत ख़त्म कर दी है। पहले वो गई, इसके बाद मैं सुपर मास्टर के पास पहुंच गया।